बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारे एनाटमी के अंदर ही आता है। एनाटमी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, और उसी के अंदर हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बेसिकली आपका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, बोन से मिला बन के बना हुआ है जो पूरा, उसको ही हम स्केलेटल सिस्टम कह रहे हैं। क्योंकि जिसमें बहुत सारी बोन्स हैं, 206 बोन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। और यही बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स, जिसकी मदद से पूरा बॉडी हमारा एक स्ट्रक्चर उसे मिल पाता है, मूवमेंट हो पाती है। तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। और हमारी बॉडी को जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये, है ना, यानी हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ये, और साथ के साथ हमारे ब्लड प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारी लॉन्ग बोन्स है, इन्हीं के अंदर से, मतलब बोन मैरो से ही हमारा जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है बेसिकली, ना येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो है। अब इसी से ब्लड प्रोडक्शन होता है, और साथ में इसी के साथ अगर हम एक और चीज देखें, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ये, है ना। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो प्रोटेक्ट करता है वो यही है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट इसका काम है। उसके बाद अगर हम बोन का कॉम्पोजिशन देखें, एक ऐसे है ना, बोन अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं एक, तो ये बोन ओवरऑल अगर इसकी कॉम्पोजिशन को देखें तो 25% ऑफ वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, 25% तो पानी है इसके अंदर। ठीक है। 50% के आसपास जो ये बना हुआ है, ये बना हुआ है कैल्शियम मैट्रिक्स से, यानी कि कैल्शियम क्या है? एक मिनरलाइज टिश्यू है, मिनरल है बेसिकली। और 25% के आसपास इसमें होता है ऑर्गेनिक मैटर, यानी कार्बन कंटेनिंग पार्ट। तो ये तीन चीजों का मिलके आपका पूरा का पूरा बॉन्ड बना हुआ है, 50% कैल्शियम, 25% वाटर एंड 25% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है। अब ये जो बोन की, ये तो हुई कॉम्पोजिशन की किन किन चीजों से बना हुआ है बोन की। अगर हम सरफेस को देखें, तो बोन का सरफेस काफी हार्ड होता है बाहर से। ठीक है ना। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है बहुत हार्ड होता है, इसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम एरिया। ठीक है। पेरियोस्टियम एरिया। और इसी तरीके से एक अंदर का जो सरफेस होता है, मतलब जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला सरफेस है ना, वो बहुत हार्ड होता है और प्रोटेक्ट भी करके रखता है हमारी बोन्स को। और जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, इसको सॉफ्ट कहते हैं। ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है, इसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम। ठीक है। ये काफी सॉफ्ट होता है एंडोस्टियम। आपने इवन देखा भी होगा, जो अगर किसी ने क्या, मेरे हिसाब से चिकन वगैरह सब खाते ही होंगे। तो चिकन में जो उनकी बोन्स रहती हैं, उस बोन्स के अंदर भी एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। बोन्स के अंदर वाला पार्ट होता है सॉफ्ट। ठीक है। बाहर वाला पार्ट तो बहुत हार्ड होता है यहाँ पे, है ना, पेरियोस्टियम वाला एरिया, ये तो बहुत हार्ड होता है, बट अंदर वाला एरिया जो होता है काफी सॉफ्ट होता है। तो वैसे ही हमारी जो बोन्स के अंदर जो इंटरनल सरफेस है वो काफी सॉफ्ट है, बट जो आउटर सरफेस है वो बहुत हार्ड होता है। इसलिए उसको हम बाहर वाले को पेरियोस्टियम सरफेस कहते हैं, अंदर वाले को एंडोस्टियम सरफेस कहते हैं। अब बोन्स का एक और इम्पोर्टेंट मैं फंक्शन बताता हूँ। आपने ये दो वर्ड सुने होंगे, बायोलॉजिकल एज एंड बायोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है। ये दो टर्म्स आपने कॉमनली सुनी होंगी, बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। तो बायोलॉजिकल एज जो है वो एक ऐसी एज है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर एज। मतलब हमारे सेल की क्या एज है, हमारे बॉडी की क्या एज है। क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो हमारी कैलेंडर एज होती है, मतलब जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। जो प्रूफ्स में है वो कैलेंडर एज मान सकते हैं उसको, है ना, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ ये एज एज को, क्योंकि इससे रिलेट करती है। ठीक है। कैलेंडर एज माने जैसे मान लो 22 साल, 6 महीना, 6 दिन। ठीक है। ये हो गया आपका क्या, क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब कि इतना एज मेरा है, 22 साल हो चुके हैं मुझे, 6 महीने और 6 दिन हो चुके हैं, और आगे मिनट और सेकंड्स पे आप लगा सकते हो। ये हुआ क्रोनोलॉजिकल एज। कैलेंडर एज हो गया कि आपके जो, सॉरी, आपका जो सेल्यूलर एज है, यानी बायोलॉजिकल एज है, वो आपके सेल की एज है। कि आपके सेल की फंक्शनिंग कैसी है, उसके हिसाब से आपकी एज बताई जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी बायोलॉजिकल एज कम हो और क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा हो?
या इसका उल्टा हो सकता है क्या? मतलब दोनों एजेस में डिफरेंस हो सकता है क्या एक इंसान के अंदर? या फिर आपको मैं अगर एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट बताऊं ये वाली, कि यार ये जो बंदा है ये लगता तो काफी ज्यादा मतलब एजड है, बट ये उतना है नहीं। या इसका उल्टा भी सुना होगा, यार ये कितना एजड है, ये 45 ईयर्स का है, बट लगता कितना यंग है, ये लगता है कि 40 ईयर्स का है या 35 ईयर्स का है ना? ऐसी कॉमन स्टेटमेंट्स जो है वो आपने जरूर से सुनी होंगी आस पास में। इसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल एज का बेटर होना। मीन्स कि उस बंदे की क्रोनोलॉजिकल एज, मीन्स उसकी कैलेंडर एज भले ही ज्यादा है, इसका मतलब उसकी जो डेट ऑफ बर्थ वाली एज है वो ज्यादा है, बट उसकी बायोलॉजिकल एज जो है, यानी कि जो उसकी बॉडी की फंक्शनिंग है, उसकी जो सेल की फंक्शनिंग है, उसकी एज के हिसाब से देखें तो उसकी एज कम है। तो ये क्या बात हुई, अच्छी बात हुई कि गंदी हुई, पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई? बायोलॉजिकल एज का कम होना कैलेंडर एज से, ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? ये बताओ पहले मुझे। ये अच्छी बात हुई, पॉजिटिव हुआ ना। बट ज्यादातर पॉपुलेशन का चलता है इसका उल्टा है ना? ज्यादातर पॉपुलेशन अभी अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से तो भैया उल्टा ज्यादा चल रहा है। 70% जो पॉपुलेशन है वो उल्टा काम कर रही है, मतलब उनका कैलेंडर एज कम है बट उनका बायोलॉजिकल एज ज्यादा है। हाँ बताऊंगा कैसे मेजर करते हैं, उसके बहुत तरीके होते हैं। बायोलॉजिकल एज टेस्टिंग होती है, टेलोमेर टेस्टिंग होती है, डीएनए टेस्टिंग होती है, आपके ब्लड टेस्टिंग होती है, आपका बॉन्ड टेस्टिंग होता है। सारी चीजें, बहुत सारी टेस्टिंग्स होती हैं, उससे पता लगता है वो। ठीक है। तो पॉपुलेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मतलब ज्यादातर जो लोग हैं उनका बायोलॉजिकल एज जो है ना वो ज्यादा है कैलेंडर एज से। मतलब वो वैसे 25 साल के हैं, बट उनका जो बॉडी का फंक्शनिंग वो 35 ईयर्स का हो चुका है, मतलब 10 12 साल 15 साल आगे निकल चुके हैं अपनी एज। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। चलो बताओ कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, जल्दी बताओ। डाइट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्लीप भी हो सकता है, बहुत सही पॉइंट है। आजकल लोगों का स्लीप हाइजीन ठीक ही नहीं है। हम भले ही सोते तो 12 12 घंटे भी हैं, पर नींद ही पूरी नहीं होती। नोटिस किया आपने ये चीज? पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि आजकल जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा। तो आजकल 10 से 12 घंटे सोने पर भी एक तो हमारी स्लीप पूरी नहीं होती है, स्लीप हाइजीन है ही नहीं। और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, स्लीप खराब होना, और वो मेंट स्ट्रेस की वजह से भी है बेसिकली। हाँ हैबिट्स, हिमांशु का अच्छा पॉइंट है ना? जो अपना स्मोकिंग हो गया, एक्सेसिव एल्कोहल हो गया, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नाइट शिफ्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो स्लीप के अंदर ही आ जाएगा बेसिकली, है ना? नाइट शिफ्ट तो आपका स्लीप में ही आ जाएगा। बट है बहुत बड़ा फैक्टर, वो याद रखना। क्योंकि वो पूरे हमारे सर्केडियन रिदम को ही बिगाड़ देता है। सर्केडियन रिदम मतलब हमारे फिजियोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ देता है पूरा। ठीक है। एक्सेस यूज मोबाइल, बिल्कुल सही है विकास, सही है। एक्सेस यूज ऑफ गैजेट्स। ठीक है। स्ट्रेस, इनएक्टिविटी, बहुत अच्छा पॉइंट है। इनएक्टिविटी भाई सबसे बेहतरीन पॉइंट है। इनएक्टिविटी और ईटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, इंपॉर्टेंस ही नहीं है कोई एक्सरसाइज की, बहुत सारे लोग करते ही नहीं एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपने बताई है सब सही हैं। और इन्हीं से इम्पैक्ट पड़ता है, इन्हीं का कंक्लूजन है हमारी बैड हेल्थ और हमारी बायोलॉजिकल एज का बढ़ना। इवन ये तो आपने बताया, इनमें से शायद आप लोगों ने किसी ने इन्वायरमेंट नहीं बताया। इनमें से किसी ने इन्वायरमेंट का नहीं बताया। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि नहीं? फूड न्यूट्रिशन भी चलो आपने बता ही दिया। तो ये जैसा हम खाना खा रहे हैं आजकल, उसमें से बहुत सारी चीजें, हाँ फूड की क्वालिटी, फूड जो मैक्सिमम फूड तैयार हो रहा है, जो बन रहा है, वो किसमें हो रहा है? उसके अंदर बहुत सारे अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज होता है उसको बनाने के लिए।
ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो वो भी एक फैक्टर है। पॉल्यूशन एक फैक्टर है। आपका जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है वो तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ना। जैसे दिल्ली जैसी जगह में, फरीदाबाद जैसी जगह के अंदर आप देखो तो उधर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो 250 से ऊपर है, मतलब वेरी पुअर बोलते हैं जिसको हम, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर हिमाचल साइड, जम्मू साइड, है ना, ऊपर वाली साइड अगर हम देखें, इवन चंडीगढ़ में भी अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बेटर है। तो इन इधर के लोगों को हेल्थ डिसऑर्डर, स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत कम है। बट जो लोग वहां रह रहे हैं ना बहुत टाइम से, उनको चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब 50 से नीचे वाले को माना जाता है ऑप्टिमल, ठीक ठाक। 100 भी चलता है बॉर्डर लाइन तक, 100 से ऊपर वाला तो बहुत खराब है। दिल्ली में तो 250 प्लस है। तो मतलब ये कह लो कि आपके, अगर हमने ध्यान नहीं रखा अपना खुद का, तो फिर हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा जो ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं जो लोग, गाँव में रहते हैं बेसिकली, है ना, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, ऐसे एरियाज जहाँ पे उतना ज्यादा अभी इंडस्ट्रीज नहीं है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है ना, पॉपुलेशन भी बेसिकली इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों में बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं, कोई इधर है घर, कोई इधर है घर, तो दूर दूर है। और इनका एक्टिविटी फैक्टर बहुत ज्यादा है। ऑल्टीट्यूड हाई होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, कम होने की वजह से आपका जो मेनली ब्रीदिंग है वो भी बेटर होता है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल, एचबी लेवल्स इंक्रीज होते हैं अगर आप वहीं रहते हो तो। एक्टिविटीज भी उनकी ज्यादा होती है, टोटली व्हीकल्स पे तो डिपेंडेंट होते नहीं है वो, ना तो वो बहुत ज्यादा गैजेट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से नेटवर्क आते हैं। तो इंटरनेट वगैरह और ये सारी चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत लिमिटेड, बहुत कम होते हैं वो डिपेंडेंट इन चीजों पे। तो भैया उनका डेली एक्टिविटी है, अगर मैं एक बेसिक सा बताऊं, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा भी थोड़ी होता होगा क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं। ये जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव तो है ये कुछ स्टेजेस में, बट बहुत ज्यादा जगहों पे खराब भी है ये डेवलपमेंट। क्योंकि हम चीजें शुरू तो कर देते हैं बट उसको कैसे खत्म करना वो नहीं पता हमें, है ना। बट वहाँ के लोगों के पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग ना खुद से एक्टिविटी करते हैं। और इतनी ज्यादा एक्टिविटीज होती है वहां पे, कोई अलग से जिम जाने की जरूरत नहीं है उन लोगों को। जो छोटे बच्चे हैं वहाँ के प्राइमरी स्कूल्स में जो हैं, 5 6 7, मतलब जितने भी छोटे बच्चे हैं, 10 साल से, 10th क्लास से नीचे वाले, वो भी जो स्कूल जाते हैं ना, स्कूल, वो 10 to 15 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। स्कूल बड़ा दूर होता है घर से, तो 10 15 किलोमीटर सुबह जाना, 10 15 किलोमीटर सुबह नहीं वापस आना पैदल।
हाँ सर, ऑफ हो गया था यार एकदम से, पता नहीं क्या, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ऑटोमेटिकली। तो मैं ये कह रहा था कि आपने एथलीट्स को देखा है ना? चाहे वो एग्जाम्पल हम देख लें एम्बापे का, रोनाल्डो का, इवन चलो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, सुनील छेत्री, विराट कोहली। तो ये सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इनका आप देखो, इनका बायोलॉजिकल एज आप देखो, इनका एज कितना ज्यादा है, बट स्टिल बहुत ज्यादा यंग लगते हैं, और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। कार्डियक एफिशिएंसी आप इनकी देखो, बड़ी जबरदस्त इनकी कार्डियक एफिशिएंसी है। ठीक है ना? जो अभी रोनाल्डो पे काफी सारी बायोलॉजिकल एज की टेस्टिंग हुई है, उसमें देखा गया कि जो उसका कार्डियक एफिशिएंसी और ओवरऑल उसकी हेल्थ है ना, जो उसकी सेल्यूलर एज है, वो एक 20 से 25 साल के बच्चे के बराबर है। मतलब उसका हार्ट, उसकी बॉडी इतनी यंग है अभी, भले ही उसका एज काफी हो गया है। ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो अपने को ट्रेनिंग का जो है ना, वो बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। ट्रेनिंग हो गया, डाइट, प्रॉपर डाइट हो गया, प्रॉपर रेस्ट हो गया, ये सारी चीजें होगी तो बहुत फायदा हमें मिल सकता है, और हम अपनी एज को बेटर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर टेस्ट कैसे करते हैं बायोलॉजिकल एज की, और ये क्यों, कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या है इसका पूरा प्रोसेस? देखो, बायोलॉजिकल एज टेस्टिंग जो है ना, ये काफी जगहों पे हेल्पफुल होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद समय पे भी बायोलॉजिकल एज की टेस्टिंग करना शुरू किया था, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा लोग मर चुके थे। ठीक है, वो जो डिजास्टर, कुछ भी कह सकते हो उसको, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था उस समय पे। तो इतने लोग मर गए थे, तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो गया था, आइडेंटिफिकेशन बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो उस समय पे भी लोगों का बायोलॉजिकल एज टेस्टिंग किया जाता स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स के हिसाब से। ठीक है, मतलब उनकी बोन्स वगैरह को देख करके, उनकी हाइट को देख करके, ऐसे कुछ बायोलॉजिकल टेस्टिंग होती थी जिसके हिसाब से बना बताया जाता था कि भाई हाँ, ऐसे ऐसे जो इंडिविजुअल है, हाइट इतनी, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा, उसके हिसाब से लोगों को पता लग पाता था कि हाँ भाई, जो उनके फैमिली मेंबर मिसिंग है वो शायद जा चुके हैं, और ये है सीन। तो वहां पे इसकी टेस्टिंग शुरू हुई थी असल में। लेटर ऑन इसके ऊपर बहुत एडवांसमेंट हुई, बहुत स्टडीज हुई, और बायोलॉजिकल एज को एक बहुत बड़ा एक फील्ड मान करके इसके ऊपर भी बहुत काम होना शुरू हो गया। अभी तो बहुत तरीके से बायोलॉजिकल एज की टेस्टिंग होती है। ठीक है, स्पेशली आपके बोन से रिलेट कर रहे हैं हम, तो बोन की बात कर लेते हैं। बोन के एक्सरे से भी बायोलॉजिकल एज टेस्टिंग हो सकती है। उससे भी आप जान सकते हो कि आपकी बोन हेल्थ और ज्यादा, मतलब बोन डेवलपमेंट और हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उससे भी आप जान सकते हो, क्योंकि आपका एज का एक पैटर्न बना हुआ है, समझ रहे हो? और वो प्रिडिक्टेबल होती है, जो हमारी डेवलपमेंट होती है, जो इवन ग्रोथ है जो हमारी, वो भी प्रिडिक्टेबल है। हमें पता है कि भैया इतने टाइम तक रहेगी। जैसे हाइट है, हाइट प्रोडिक्टेबल है ना, ऐसा ऐसा तो नहीं आप जरूर से कह सकते कि आपकी हाइट 8 फुट हो जाएगी, 7 फुट हो जाएगी, 5 होगी, आप ऐसा नहीं कह सकते। बट आप ये जरूर कह सकते हो कि यार जो मेरी हाइट है ना, या जो ह्यूमंस की हाइट बढ़ती है, वो अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स तक बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। ये प्रिडिक्टेबल थिंग है, क्योंकि आपको पता है कि आपके जितने भी ट्रेड्स, जितने भी लोग, ह्यूमंस ये बढ़ रहे हैं, हाइट वगैरह, वो सबकी इतने ही तक बढ़ती है, तो आपने एक नंबर डिसाइड कर लिया। ये ग्रोथ पैटर्न जो है वो यही है, समझ रहे हो? तो इस हिसाब से जो है ना, आप जान सकते हो। कैसे जान सकते हो, देखो, इसका कहाँ पे यूज है वो भी बताऊंगा। आपके बोन्स के अंदर क्या होते हैं? आपके बोन्स के अंदर होते हैं ग्रोथ प्लेट्स। ठीक है, बन नहीं रहा बोन, चलो मान लो ये बोन ही है हमारी। अब बोन के अंदर होते हैं ग्रोथ प्लेट्स। ठीक है, ऐसे। और इनका स्पेसिफिक नेम भी होता है, जैसे इसका एपीफिसिस है, एपीफिसिस। इसका डाइफिसिस, इसका मेटाफिसिस, एंड लास्ट में अगेन क्या होता है? एपीफिसिस। मतलब एंडिंग में जो होता है वो एपीफिसिस वाला ग्रोथ प्लेट होता है। अब अगर मान लो आपने टेस्ट कराया, एक्सरे कराया, स्पेशलाइज्ड एक्सरे होता है, इससे आपके ग्रोथ प्लेट्स दिखती हैं अंदर, बोन्स के अंदर। ठीक है, अब आपने ये चीज चेक किया कि यार आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स है ना, उसके बीच में बहुत स्पेसियस एरिया है, मतलब काफी ज्यादा एरिया है उसके बीच में। जैसे यहाँ पे है, ये काफी बड़ा एरिया है, देखो बीच में। इट मीन्स, इट मीन्स
कि आपकी हाइट अभी फुल्ली ग्रो नहीं हुई है, आपकी हाइट अभी स्टिल बढ़नी है। अगर मान लो हमें पता लग जाता कि यार ये तो बिल्कुल कंप्लीटली फ्यूज हो चुके हैं आपस में, यार जुड़ चुके हैं आपस में, जगह ही नहीं है बीच में, इसका मतलब क्या है, आपकी जो हाइट है वो नहीं डेवलप और ग्रो करने वाली है, कंप्लीशन हो ग्रोथ हो चुकी है, जितना आपका ग्रोथ होना था हो चुका। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। इससे जाना जा सकता है कि हमारी हाइट कितनी बढ़ने वाली है, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये भी जाना जा सकता है। और दूसरी बात, अब देखो इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से आपको चीजें पता लग जाएंगी। मान लो कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, और वहां पे क्या है ना, अब अलग अलग क्लासिफिकेशन है ना, हर किसी स्पोर्ट्स की क्लासिफिकेशन बनाई हुई है, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21, देन आपका सीनियर्स, तो इस तरीके से आपकी एज ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसके हिसाब से स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं। मान लो कोई ओपन टूर्नामेंट है, और उस टूर्नामेंट में एक हमने भेज दिया अपने तरफ से स्टूडेंट, ठीक है, खेलने के लिए इवेंट। और वो असल में जो है ना बच्चा, मान लो वो खुद से 30 ईयर्स का है बंदा, और वो चला जाता है कंपटीशन खेलने अंडर 17 का। अब अंडर 17 और 30 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऑब्वियसली 30 वाला जो है वो 17 को बीट कर सकता है बड़े आसानी से, क्योंकि स्ट्रक्चरल ग्रोथ ज्यादा है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो सारी चीजें उसमें ज्यादा है, 30 ईयर्स वाला इजिली उसको बीट कर सकता है। अब 30 ईयर वाला चले गया अपना, कोई फेक सर्टिफिकेट बना लिया उसने, डेट ऑफ बर्थ, चले गया भाई खेलने के लिए competition। तो ये कहता है कि सर देख लो, डेट ऑफ बर्थ तो मेरे पास है, मेरे पास तो ये कागज का टुकड़ा है जिसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और मैं 17 के अंडर आता हूँ। तो भैया इसके ऊपर मान लो हो गया वहां पे क्या, ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शन होगा वहां पे ना, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं, जिसको हम डॉक्टर्स ही कहते हैं, बेसिकली डॉक्टरेट ही होते हैं वो क्या करेंगे, वो इसको भेज देंगे इसकी टेस्टिंग के लिए, बायोलॉजिकल एज टेस्टिंग। अब मान लो वहां पे सेम टेस्टिंग हुई, बोन्स वाली, ये वाली टेस्टिंग, और इससे पता लगा कि यार इसके जो ग्रोथ प्लेट्स है ना वो तो कंप्लीटली फ्यूज हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं आपस में। अब ये क्या इंडिकेट करता है हमें, ये क्या इंडिकेट करता है, अगर हमें देखने को मिला, हमने एक्सरेज कराए इसके, और हमें पता लगा कि जो इसकी लॉन्ग बॉन्ड्स है वो तो कंप्लीटली फ्यूज हो चुकी है, इसका मतलब क्या था कि आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती, अभी आपका हाइट कंप्लीट हो चुका है। और हाइट हमारी कब तक बढ़ती है, वैसे हम 21 22 कहते हैं, बट मैक्सिमम मान लो कि 25 साल तक, एक्सेप्शन केस होते हैं जो 25 साल तक जिनकी हाइट बढ़ती है, 25 तक, वरना 21 से 22 मैक्सिमम। राइट, अब इससे हमें पता लग गया कि 25 ईयर से क्या है, ऊपर है, क्या होगा, राइट, बाहर, ऑब्जेक्शन होगी, ऑब्जेक्शन हुआ और बैन हो जाएगा। राइट, तो ऐसे चीजों में भी इसका काफी ज्यादा यूज है, स्पोर्ट्स में तो काफी कॉमन यूज है इसका। ये तो मैंने एक चीज बताई आपको, जो बोन से टेस्ट करके आप कर सकते हो, इस तरीके से ऑसिफिकेशन भी होती है, टीथ की टेस्टिंग भी होती है, दांतों से भी पता लग जाता है हमारे टीथ का जो पूरा ओवर, हम कह सकते हैं 32 टीथ रहते हैं, 32 दांत होते हैं ना हमारे, बच्चों के 20 होते हैं, और धीरे धीरे ये बढ़ते हैं, है ना। प्रोसेस जो 32 दांत का है वो धीरे धीरे आता है। वैसे तो अगर हम टीथ की बात करें तो स्टार्टिंग में इंसिजर्स हैं, फिर आपका कैनाइन है, फिर आपके प्री मोलर्स हैं, फिर मोलर्स हैं, तो पूरा एक पैटर्न है। और इसी जो मतलब आप कह सकते हो टीथ है ना, इसके आने का भी एक टाइम पीरियड होता है एज के हिसाब से, जो कि हमने प्रिडिक्ट किया हुआ ऑलरेडी, उसके हिसाब से भी जाना जा सकता है। जैसे इन्फेंट की बात करें, अगर छोटा बच्चा 6 महीने के अराउंड, 5 से 6 महीने में उसके दांत आते हैं ना, ऊपर वाले वाले, फिर नीचे के दो आते हैं, नीचे के दो इंसिजर्स, फिर धीरे धीरे करके कैनाइन आते हैं, फिर प्री मोलर्स आते हैं, फिर जो साइड वाले दांत होते हैं वो सबसे लेट में आते हैं, 2 2.5 साल में, जो प्री मोलर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन बनी हुई है। मतलब अगर किसी बच्चे के एक दो दांत अभी मतलब दांत नहीं आए हैं, कोई भी दांत नहीं है, इट मीन्स वो 6 मंथ से नीचे है ना। तो ये जो प्रिडिक्शन जो पूरा बनाया हुआ है हमने, बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे
पॉपुलेशन की स्टडी करके, तो ये क्या है, एक जनरलाइज्ड प्रिडिक्शन है जिसके हिसाब से हम करते हैं काम। तो ऐसे ही आप और ज्यादा देख सकते हो, ऑसिफिकेशन चेक कर सकते हो कि हाँ भाई उसके कितने तीर है। मान लो अगर 32 से ऊपर है, तो 32 साल के आस वो तो फिर काफी ईयर का है ना, मतलब उसकी एज तो 25 प्लस है। ठीक है ना, तो ऐसे करके भी जाना जा सकता है। और इसके अलावा भी डीएनए टेस्टिंग भी होती है, टेलोमेर स्टडीज भी होती है, जिसमें आपके डीएनए टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि भाई हाँ आपकी एज कितनी है। वो भी होता है, वो सबसे स्पेशलाइज्ड एरिया है, वो तो बहुत ज्यादा एडवांस है। ठीक है, उसके ऊपर तो फिर आपकी काफी समय तक आपके बॉडी की टेस्टिंग होती है, और फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू पता लगता है कि आपकी एज कितनी है। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं। अब ये से रिलेट कर रही थी तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बट 100 बात की एक बात ये है कि एज अ ट्रेनर आपको खुद की तो करनी है बायोलॉजिकल एज कम, है ना, न्यूट्रिशन एंड बाकी सारी चीजों को ठीक रखते हुए। अपने फैमिली की तो करनी ही करनी है, वो तो चलो है ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की और अपनी फैमिली की। और जो बाकी लोग हैं, क्योंकि हमारी जो एरिया है ना, हमारा जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो यही कहता है कि हमें लोगों की हेल्थ सही करनी है। तो खुद की, फैमिली प्लस जो लोगों की, वो हमें करनी है अच्छी। क्यों? आपके पास ये पॉइंटर्स होने चाहिए, है ना। बाकियों के पास क्या है? बाकियों के पास, अगर मैं देखो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, ट्रेनर काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। क्योंकि बाद में काफी सारे लोगों को क्या होता है कि सर हमारे पास चलो समझ तो आ गई चीजें, थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस भी है, बट क्लाइंट कन्वर्जन नहीं है, क्लाइंटेज नहीं है, कम है क्लाइंट। तो वो इसलिए है क्योंकि वो स्किल, वो प्रेजेंटेशन नहीं है, लोगों को बता नहीं पा रहे हो आप सही तरीके से। अब लोगों के पास जैसे मार्केटिंग का तरीका है कि भैया हाँ ये साबुन ले लो, इसमें ये वाला डला हुआ है, इसमें आपका फेस ब्राइट हो जाएगा, फेस ठीक हो जाएगा, पिंपल्स नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये तरीका है, हमें क्या बेचना है? हमें ऐसे पॉइंटर्स ही तो बेचने हैं, हमें ऐसे पॉइंटर्स ही तो लोगों तक फैलाने हैं कि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपकी बायोलॉजिकल एज, आपका ओवरऑल एज को सही करना है ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो इन फ्यूचर। तो ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप इन चीजों को बता के आगे से उनको सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, चलो वापस आते हैं स्केलेटल सिस्टम पे। मैंने बताया आपको स्केलेटल सिस्टम जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हम, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में होती है अपनी 80 बोन्स, 80 बोन्स होती हैं यहाँ पे। अपेंडिकुलर में होती है अपनी 126 बोन्स, 126 बोन्स। ठीक है, 80 और 126, 206 हो जाएंगी टोटल बोन्स हमारी बॉडी में। अब इसको अलग क्यों किया? एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन क्या है, 80 बोन्स है ना, और अपेंडिकुलर है 126 बोन्स। ये दोनों अलग क्यों है स्केलेटन? इसके पीछे भी एक रीजन है। पॉइंटर्स बताओ। पॉइंटर्स बता दो दी कहानी आप, कि आप ट्रेनिंग करोगे, सही से न्यूट्रिशन सही रखोगे तो आपकी बायोलॉजिकल एज अच्छी होगी। इट मींस आपकी जो लॉन्जिविटी है, लाइफ है, वो बेटर होने वाली है। आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ रहेगी अच्छी, कार्डियक एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी रहेगी अच्छी, दवा नहीं खानी पड़ेगी, मेडिसिन पे नहीं आओगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यही तो पॉइंटर्स है। मैंने क्या बताया, लोगों के पास तो मार्केटिंग का एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है कि भाई हमारे पास ये साबुन है, इसे लगाओ और सही हो जाओ, ये शैम्पू है इसे लगाओ और ये बाल अपने सही कर लो। लोगों के पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक चीज है पर्टिकुलर जिसको मार्केटाइज किया जा सकता है। हमारे पास क्या है, हमारी खुद की नॉलेज है कि आपको क्या प्रेजेंट करना है आगे, ताकि लोग आपके पास ट्रेनिंग के लिए आए। ये कहने का मतलब है, समझ रहे हो? आपके पास क्या है, खुद की ट्रेनिंग को सेल करना है अपने को, खुद को, खुद की स्किल्स को, खुद की बातों को, खुद की नॉलेज को ही प्रेजेंट करना है आपको। तभी तो आपके पास लोग आएंगे। और ये पॉइंटर्स जो मैंने इतने सारे बताए हैं, ये आपको उसमें मदद करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता, कोई चीज होती, तो शायद हम उसको सेल कर देते कि भाई ये है फोन एंड्रॉयड, इसमें है 4 GB रैम, इसमें है 128 GB रोम, है ना, रीड ओनली मेमोरी। तो वो हम कर सकते थे ऐसा, बट ऐसा नहीं है ना अनफॉर्चुनेटली।
हमारे पास एक सर्टिफिकेशन, अब सर्टिफिकेशन लेके थोड़ी घूमेंगे, अरे हमसे ट्रेनिंग करो, हमसे ट्रेनिंग करो ना। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो स्किल, आपको वो जो नॉलेज है, जब आप क्लाइंट से बात करोगे, किस एरिया पे आप बात कर रहे हो, वो मैटर करता है। जब आपके पास वो काउंसलिंग के लिए आएगा, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंटर्स है ना, वो आपको आपको मतलब आप प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि आपके पास लोग आए ट्रेनिंग करने। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये है सब। चलो ये बात करते हैं इसके आगे, स्केलेटल सिस्टम में मैंने बताया एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक्सियल जो है 80 बॉन्ड्स के साथ आता है। एक्सियल का मतलब क्या होता है ना, देखो एक एक्सेस है, एक्सेस को समझते हैं पहले। एक्सेस ऑफ रोटेशन आपने सुना होगा पहले से भी, नहीं सुना तो सुन लेते हैं अभी। एक्सेस होता है एक इमेजिनरी रॉड। क्या होता है ये? एक इमेजिनरी रॉड जिसके अराउंड मूवमेंट होती है, उसको बोलता है एक्सेस। जैसे कि जैसे कि फैन है जो ऊपर है, सीलिंग फैन, इसके बीच में से ये तो हो गया, इसको चलो उसके पंख, तो कुछ इस तरीके से होता है, और बीच में ये रॉड होती है ना। अब जो ये रॉड है ऐसे लगी हुई है, और इसके अराउंड मूवमेंट हो रही है, ऐसे देखो, हो रही है ना। ऐसे ही आपका व्हील भी होता है, गाड़ी का चक्का, बाइक का चक्का, उसके बीच में भी एक एक्सिस है, और फिर ऐसे रोटेशन हो रही है उसके अराउंड। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब ऐसे ही वर्टिकल एक्सिस में जितनी भी बॉन्स आती हैं, उसको हम एक्सियल स्केलेटन का पार्ट मानते हैं। वर्टिकल एक्सिस मतलब देखो, ये बना लिया मैंने एक वर्टिकल एक्सिस, मतलब सीधा एक इमेजिनरी रॉड मैंने तैयार कर दिया ये यहां से लेके यहां तक, और एक यहां से लेके यहां तक। ठीक है भाई, जितनी भी बॉन्स इसके अंदर आ रही हैं, वो सब की सब आपकी वर्टिकल एक्सिस में आ जाती हैं। इसके बाहर जितनी भी बॉन्स आएंगी, वो सब आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन मानेंगे। देखो ये भी नहीं है, ये भी आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में है। अपने आंख वाली बोन, ये सब आपकी अपेंडिकुलर में, ये सब आपकी अपेंडिकुलर में। बट जो इसके बीच में है, ये सब आपके क्या है, एक्सियल स्केलेटन में है। ठीक है, चलो मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये सब आपकी एक्सियल स्केलेटन में आएगी, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ यहाँ तक। तो भी ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी एक्सियल है, इसके अलावा जितनी बच गई वो सब आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन है। ठीक है, चलो अब इसको एक एक करके समझते हैं। तो जब हमें एनाटॉमी समझनी है ना, तो एनाटॉमी के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अब क्वेश्चन आप ये मत करना सर ये कैसे याद करें या क्या करें, क्योंकि एनाटॉमी की जो ज्यादातर टर्म्स ली गई है ना, उसको आप अलग नहीं बना सकते। जैसे संस्कृत में जो टर्म्स हैं, उनको संस्कृत में ही रखा जा सकता है ना। जैसे अश्व घोड़े को कहते हैं, तो वो संस्कृत टर्म्स हैं, वैसे ही बनी हुई हैं, उनका जो ओरिजिन है वैसे ही चलेगी वो। समझ रहे हो? ऐसे ही जो ये एनाटॉमी है, ये ज्यादातर जो इसकी स्टडी हुई है, या फिर जो सबसे ज्यादा बुक्स यहाँ पे मेंशन करी है, जो इसकी ओरिजिन हुई है, वो ज्यादातर कहाँ से ली हुई है, ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स। तो ये जो टर्म्स हैं, ये ऐसी रहेंगी, इनको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें रट्टा ही लगेगा। ठीक है ना, स्टर्नम, ह्यूमरस, कैपुला, क्लेविकल, सर्वाइकल, ये सारी जो टर्म्स हैं, समझ रहे हो? तो इसको, इससे मतलब घबराना नहीं है, इंपॉर्टेंट वाली जो है उसको याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और एनाटॉमी में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं, जिनको आपको समझना होगा, जिसको हम डायरेक्शनल टर्म्स कहते हैं, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सबसे टॉप वाले को हम क्या बोल देते हैं इसमें, टॉप इज इक्वल टू सुपीरियर, या फिर हम इसको बोल देते हैं क्रेनियल। ठीक है, डाउन की बात करें, तो इसको हम बोलते हैं इंफीरियर, या फिर कॉर्डल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो फ्रंट को क्या बोल देते हैं, एंटीरियर। क्या?
और आपके बैक वाले साइड की बात करते हैं तो उसको बोल देंगे पोस्टीरियर। ठीक है, और आपके बाहर वाली साइड को, साइड वाली तरफ को या बाहर वाली तरफ को जो बॉडी से दूर है, उसको बोल देंगे लैटरल। ठीक है, और जो बॉडी के क्लोज है, बॉडी की मिड लाइन बना लो एक, है ना। मिड लाइन मतलब एक इमेजिनरी लाइन बना लो जो बिल्कुल बीच से जा रही है बॉडी, तो ये आपकी मिड लाइन होगी। इससे जो अवे है वो हो गई लैटरल, जिस जो इसके पास है उसको हम बोल देंगे मीडियन। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं ये आपको याद रखनी है, टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है। लैटरल मतलब बाहर, मीडियल मतलब थोड़ा अंदर, ये सब टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात, आपकी जो एनाटॉमी की स्टडी होती है, जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम, तो हम ऐसे पढ़ते हैं, तो स्टडी ऐसे होती है। मतलब जो थंब वाला साइड होता है वो बाहर वाली तरफ होता है, ठीक है, लैटरल साइड होता है, ऐसे नहीं पढ़ते। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोनेटेड फॉर्म हो गया, अगर ऐसे पढ़ोगे आप तो फिर ये आपका जो बोन है ये अंदर वाली साइड को आ जाएगा, है ना। ऐसे जो हमारा रेडियस बोन होता है बाहर को होता है, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ये अंदर की तरफ को आ जाएगा, क्योंकि प्रोनेट हो चुका है। राइट, तो आप ऐसे समझते हो इसको, ऐसे करके। चलो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अभी स्कल बोन्स। स्कल बोन्स सबसे ऊपर सिर पे हम स्कल बोन्स की बात करते हैं, इन टोटालिटी तो हम बोल देते हैं स्कल बोन्स। वैसे इसके अंदर बहुत सारी बोन्स होती हैं, अलग अलग इंडिविजुअल बोन्स। जैसे ये वाला माथे वाला जो एरिया, ये वाला बोन, इसको हम बोल देते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन, इसी के जस्ट पीछे वाला ये, इसको हम बोल देते हैं ऑसिपिटल। ऑसिपिटल बोन। इसके बाद आता है आपका साइडल वाला पार्ट, बिल्कुल ये वाला पार्ट, इसको हम बोल देते हैं स्पैरिटल बोन। ठीक है, इसके बाद इसी के नीचे होता है टेम्पोरल। इसके नीचे कान के साइड में, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल। और उसके बाद आपका आता है स्फीनोइड एंड एथमोइड। स्फीनोइड एंड एथमोइड। स्फीनोइड होता है आपके फ्रंटल साइड में ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला, ये हो गया आपका स्फीनोइड, थोड़ा मीडियल साइड में। और एथमोइड हो गया जो आपके आईज के अराउंड है। ठीक है, उसको बोल देते हैं एथमोइड बोन। ये सारी बोन्स जो हैं ये क्या है, आपकी स्कल की बोन्स हैं। और वैसे इन टोटलिटी तो हम बोल देते हैं कि वो स्कल बोन्स, वैसे इंडिविजुअली काफी सारी बोन्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी ईयर बोन्स, कान की हड्डी। ठीक है, कान की हड्डियों में तीन हड्डियां आती है, एक कान में तीन हड्डियां होती है, एक मलस, ठीक है, स्टेप्स एंड इनकस। तीन हड्डियां एक कान में हो गई तो टोटल छह हो जाएंगे। और बाकी स्टेप्स जो है ना वो याद रखना बस। स्टेप्स आपका शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये आपको याद रखना है, ईयर बोन में आता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फेशियल बोन्स, मतलब आपके फेस वाली हड्डियां। इसमें पहले बात कर लेते हैं मैंडेबल की। मैंडेबल, यार स्टेप्स जो है ना, STAPES, ये आपकी शॉर्टेस्ट बोन है, बस इसका याद रखो, कान में होती है। ठीक है, मैंडेबल जो है आपकी लोअर जॉ का बोन है, ये वाला जो अकेला मूवेबल जो है ना आपके, मूवेबल बोन है आपके मुंह में, जो मूव कर सकता है। हालांकि यहाँ पे मैसेटर मसल्स होती है जो इसको मूव करवा रही है, बट आप ये देख सकते हो कि आपका ये वाला जो बोन है ये मूव करता है। ठीक है, तो मैंडेबल बोलते हैं इसको। इसके बाद इसी के ऊपर होती है मैक्सिलर। मैक्सिलर आपकी अपर वो जो अपर जॉ की जो बोन है, ये वाली जो बोन है इसको मैक्सिलर कह देंगे। इसी के बाद आपकी बोन आती है एक और, जो कि है जाइगोमेटिक, यानी चीक बोन, ये वाली। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जाइगोमेटिक, ये वाली हड्डी, जाइगोमेटिक।
इसके बाद आती है आपकी नेजल बोन्स, नाक की हड्डियां तो बहुत सारी हैं छोटी छोटी, उसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे नीचे वाली बोन देखो, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, सबसे नीचे, इसको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्च। इंफीरियर नेजल कॉन्च। इसी के ऊपर आती है फिर हमारी नेजल बोन, मतलब दोनों साइड, यहाँ पर और यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे हम, नेजल बोन। इसके बाद आता है वूमर। वूमर मतलब ये जो ब्रिज बनाया हुआ है ऊपर से, है ना, नाक के ऊपर जो है, इसको बोल देते हैं वूमर। ओके। इसके बाद आते हैं और ऊपर, और यहाँ पे है, होती है आपकी लैक्रिमल बोन, दोनों तरफ, आईज के बिल्कुल बीच में, अंदर वाली तरफ, ये और ये वाली बोन। इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं हम लैक्रिमल। ठीक है। तो ये सारी बोन्स जो है ये आपकी फेशियल बोन्स है, इसमें नोज वाली बोन्स भी आ जाती हैं। ठीक है। चलिए जी, ये हो गया हमारा स्कल बोन्स। अब आते हैं और नीचे। सबसे पहले ये देख लेते हैं फ्रंटल साइड, मतलब एंटीरियर पोर्शन में जो बिल्कुल बीच में बोन है ना, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको, स्टर्नम। कल बात करी थी मीडियस्टनम की, अगर आपको याद हो, मीडियस्टनम उसका मतलब क्या था, आपके स्टर्नम के पीछे वाला एरिया, उसको मीडियस्टनम कहते हैं, जहाँ पे हमारा हार्ट लाई करता है। क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो कम्प्लीटली लेफ्ट में नहीं होता ना, तो वो कम्प्लीटली राइट में होता है। कहाँ पे होता है वो, मिडल टू लेफ्ट होगा या राइट होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा, जल्दी बता। राइट। ठीक है, मिडल टू लेफ्ट मतलब मेनली वो मिडल साइड में ही है। जैसे अगर मान लो ये बीच की लाइन है, तो है वो बीच में ही, बट ज्यादा उसका जो एरिया है वो लेफ्ट की तरफ को झुका हुआ है ऐसे, इसलिए हम बोलते हैं मिडल टू लेफ्ट। ठीक है। तो ये जो मीडियस्टर्नम एरिया, मतलब ये जो बीच वाली बोन है, ये बीच वाली हड्डी है ना, इसको बोलते हैं स्टर्नम। एक फ्लैट टाइप बोन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को। ठीक है। और इसी के नीचे फिर हमारा मीडियस्टम एरिया है, जहां पे आपका हार्ट होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद रिब्स पढ़ लेते हैं। रिब्स को वैसे हम वैसे तो पूरा इसको रिब्स ही पढ़ लेते हैं। ठीक है। बट रिब्स के भी अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स कितनी होती है, 1 to 7, 1 से लेकर 7। ऊपर वाली जो 7 है इसको ट्रू रिब्स कहा जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि ये आर्टिकुलेट करती हैं आपके पीछे, वर्टिबल कॉलम से ओरिजिनेट होके आती हैं और आगे आके आपके कहाँ पे जुड़ती हैं, स्टर्नम पे आके जुड़ जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स जो होती हैं वो नेक्स्ट 3 है, नेक्स्ट 3 वाली जो है वो फॉल्स रिब्स है, दोनों साइड है। इसको फॉल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पीछे वर्टिकल कॉलम से आर्टिकुलेट करके आती है, बट आगे जुड़ती है सीधा स्टर्नम पे नहीं है। जुड़ती कहाँ पे है ये आपके 7th रिब से आके जुड़ जाती है। ये देखो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, ये 7th रिब्स पे आके जुड़ गई, लास्ट वाली 3, 1 2 3, 7वीं पे जाके जुड़ गई, इसलिए इसको फॉल्स बोला जाता है, फॉल्स रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, इधर से दिख जाए आपको, आप पीछे से शुरू तो होती है, आगे जुड़ती कहीं भी नहीं है, ये देखो फ्लोट कर रही है बस ऐसे। ये 2 होती हैं एक तरफ। तो टोटल कितनी हो गई है, 7 3 10, तो 12, यानी टोटल 24 हो जाएंगी, टोटल 24 हो गई। ठीक है। चलो ये भी हमने देख लिया। अब आते हैं पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड आ गए हम। अब पोस्टीरियर साइड में बहुत सारी क्या है आपकी, वर्टिब्रास है, शुरुआत से लेके एंड तक वर्टिब्रास है। सबसे पहले क्या है, ये C1 से लेके C7 तक होती है सर्वाइकल वर्टिब्रास, जो कि टोटल 7 हैं। ठीक है, सर्वाइकल कह देंगे इसको। इसी के नीचे आती है आपकी thoracic वर्टिब्रास, यानी T1 से लेके जो आगे T12 तक होंगी वो हो जाएंगी thoracic, जो टोटल कितनी होती है, 12 होती है।
बोलते हैं इसको थोरैसिक वाला पार्ट। और उसके बाद आती है आपकी लंबार वर्टिब्रास, जो कि क्या होती है L1 से लेके L5 तक होती हैं। ठीक है, इसको लंबार वर्टिब्रास कह देते हैं। और अल्टीमेटली फिर यहाँ पे सैक्रम है, पीछे कॉकेक्स है जिसे टेल बोन कहते हैं। ये एक एक होती है, एक और ये भी एक। ठीक है, तो ये पूरी क्या हो गई आपकी वर्टिब्रास हो गई। अब याद रखना इनके बीच में जो जॉइंट है ना वो इंडिविजुअल जॉइंट्स है, और ये सब एक एक बोन है। तो C1 अलग बोन है, C2 अलग बोन है, C3 अलग बोन है, इनके बीच में होती है डिस्क। ये पूरा एक ही नहीं है वर्टिब्रा, ये अलग अलग है सारी। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है भाई, ये तो आपकी चॉइस है ना, याद रखनी है कि नहीं रखनी। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखो हर चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ आपको यही वर्टिब्रास व्यू पूछी जाएंगी, बोन्स के बारे में नाम पूछेगा कोई, ऐसा नहीं होता। बोन्स वगैरह के नाम बहुत रेयर ही आता है, और आएगा भी तो एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको याद ही ना रखो, क्योंकि अगर आपको ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो एनाटॉमी भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर समझ लोगे तो बहुत अच्छा है, याद रख लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो बात कहाँ तक आई आपकी, जो ये सारी वर्टिब्रास हैं ये आपकी इंडिविजुअल बोन्स हैं। अब इसके बीच में जो होती है आपकी डिस्क होती है, इंटरवर्बल डिस्क, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोलते हैं या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम मूव करती हैं अगर सिंगल सिंगल अगर हम जॉइंट की मूवमेंट की बात करें। ठीक है, और एक ऐसा उल्टा एस शेप में होती है हमारी वर्टिब्रास। हमारी स्पाइन, हमारी जो वर्टिब्रास है बिल्कुल सीधी नहीं होती ऐसे वर्टिकल, कुछ इस शेप में होती है, उल्टे एस की शेप में। ठीक है, चलो अब इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, बहुत सारी इंजरीज होती हैं वर्टिबल कॉलम्स में। और हम लोग क्या करते हैं, हमने ये सुना हुआ है बहुत बार, कोई आया आपके पास इंजर्ड पेशेंट, या आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की, वो आपको बता रहे होंगे कि अच्छा ये पेन है, बैक पेन है, तो ये वाली एक्सरसाइज कर लो, है ना, कैट एंड कैमल कर लो, एक्सटेंशंस कर लो, कोबरा पोज कर लो, ऐसे तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज आपको बताई जाती हैं हर तरह की प्रॉब्लम में। अब आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं पता था कि है क्या, आपको तो सिर्फ ये पता था कि यार बैक में कोई मेरे इशू है, मैंने बता दिया आपको मेरे बैक में इशू है। अब बैक तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो क्या आप उसको सही एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकते हो इस तरीके से? क्योंकि हमें तो देखने को मिलता है कि अच्छा अगर बैक पेन है तो ये कर लो, ये वाली एक्सरसाइजेस कर लो। अरे बैक में प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से एक्सरसाइज दोगे ना, अगर दोगे भी तो हो सकता है कि वो एक्सरसाइज आपके और कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा दे, और दिक्कत को बढ़ा दे। तो कभी भी जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो प्लान इस तरीके से नहीं होती कि आपको बोल दिया अच्छा बैक में प्रॉब्लम है, ये वाली एक्सरसाइज कर लो। आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है पहले, क्योंकि बैक में तो बहुत सारे इशू हो सकते हैं। हो सकता है सर्वाइकल में इशू है, हो सकता है स्पॉन्डिलाइटिस हो गया हो सकता है जो आपके फेसर जॉइंट है वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकता है लंबार में डिस्क बल्ज हो जाए, है ना, जो डिस्क है वो बाहर की तरफ को निकल जाए, डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, डिस्क में हर्निया हो जाए, हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं जिसको, या फिर जो डिस्क है उसमें वाटर कम हो जाए, फ्लूइड निकल जाए उसका बाहर। कंडीशन तो बहुत सारी है, और आप बोल रहे हो कि ये वाली एक्सरसाइज करो, सिर्फ एक्सटेंशन कर लो, हो सकता है एक्सटेंशन से और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाए। समझ रहे हो, बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है लोगों का, तो वो सोचते हैं कि हर तरह की एक्सरसाइज जो है, मतलब हर एक प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम है पूरा बैक एक ही है बस, अब कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक्सटेंशन बोल दो और वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले तो प्रॉब्लम है कहाँ पे और कौन सा प्रॉब्लम है। क्या वो आइडेंटिफाई ऐसे ही हो जाएगा क्या?
उसने बोला सर मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, आपने पता लगा लिया प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई लगा सकता है सब पहले ही पता प्रॉब्लम का? आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला सर मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर ये तो नहीं कहेगा ना कि यार ये जो प्रॉब्लम है ना ये आपके स्टोन की वजह से हो रहा है, ऐसा तो नहीं कहेगा वो आपको बोलेगा कि अच्छा ऐसा है तो फिर आप अल्ट्रासाउंड कराओ एक बार। ठीक है, और एक बार अपना एलएफटी चेक कराओ, लिवर फंक्शन टेस्ट देखो। एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवा के लेके आओ मेरे पास। ठीक है, तो आपने ये सारे टेस्ट उसने बता दिए। अब हो सकता है इनमें से कुछ हो सकता है ना हो। नॉर्मल पेन और गैस फॉर्मेशन थी इसकी वजह से आपको पेन फील हो रहा था, ऐसा भी तो हो सकता है। अब डॉक्टर इसके हिसाब से थोड़ी दवाई देगा कि भाई आपके स्टोन वाली दवा थोड़ी दे देगा, वो आपके पेन को समझते ही आपने बोला सर मेरे पेन हो रहा है तो वो आपको बोलेगा ले भाई स्टोन की दवा ले लो। वो पहले ये आइडेंटिफाई करेगा ना, उसको भी नहीं पता क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वो तो सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा है कि हाँ ऐसा 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 हो सकता है, ये टेस्ट करवा लो सारे जाके। फिर वहां पर जो रीडिंग्स मिलेंगी उससे पता लगेगा हमें कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। और हम क्या कर रहे हैं, हमें तो कॉज ही नहीं पता प्रॉब्लम क्या था। उसने सिर्फ बोला बैक इशू है, बैक इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है, उसमें कौन सा इशू है हमें नहीं पता। और हम बोल रहे हैं कि चलो ये एक्सरसाइज करो। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है ये बात जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें टेस्ट करना है और एमआरआई से हमें पता लगता है कि प्रॉब्लम है क्या। उसके इंटरप्रिटेशन से ही पता लग पाएगा कि दिक्कत क्या है और दिक्कत के हिसाब से कैसे आपको ट्रीट करना है वहाँ। ठीक है, और पहली बात, अगर कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उसको ऑलरेडी, तो सबसे पहले वो पेन मैनेजमेंट करके आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा, ये बात याद रखनी। पेन मैनेजमेंट के बाद आपका काम शुरू होता है। समझ गए आप? क्योंकि उससे पहले का काम आपकी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता। बात क्लियर हो गई? मान लो उसको डिस्क बल्ज था। ठीक है, उसको डिस्क बल्ज है और डिस्क बल्ज की उसकी सर्जरी हुई है अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले आपके पास ट्रेनिंग करने आ गया हो। क्या आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर है उसे ट्रेन करना? ये बताओ, करवा सकते हो उसे ट्रेनिंग आप? यस और नो ये बताओ बस। कभी आपसे पूछ भी लिया जाएगा ना कि एग्जाम में तो नो ही लिखना है, उसमें भी काफी सारे लोग अपने आप से एक्सपर्ट बन जाते हैं। आपको पूछा जाएगा कि हाँ अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, उसे मूव भी नहीं हुआ जा रहा है, उसे प्रॉब्लम है, क्या आप उसे डील कर सकते हो? क्या आप उसे एक्सरसाइज प्लान प्रोवाइड कर सकते हो? आप लिख दोगे यस, और वहां पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बात समझ में आई? क्योंकि वो हमारे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में नहीं आता है, ये समझना पड़ेगा हम। हाँ अगर ऐसा होता, किसकी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर आता है वो, जैसे सर्जरी हुई, सर्जरी हो गई, सर्जरी किसके ऊपर था काम? डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर ने सर्जरी कर दी। सर्जरी के बाद किसका काम शुरू होता है? राइट, फिजियोस का काम शुरू होता है। फिर फिजियो काम करते हैं उसके साथ। फिजियो ने कर लिया पेन मैनेजमेंट, मूवमेंट करवाई, बेटर किया, स्ट्रेंथन किया बॉडी को थोड़ा। फिजियो के बाद क्या आपका काम शुरू हो जाएगा? अगर बहुत डेंजरस इंजरी थी, प्रॉब्लम था, तो फिजियो के बाद भी आपका काम शुरू नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद होगा काम, किसका काम? रिहैबिलिटेटर्स का। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिहैब एक्सपर्ट। अब रिहैब एक्सपर्ट जब वहां से ग्रीन सिग्नल दे देंगे ना, ग्रीन सिग्नल कि हाँ अभी हो चुका है 100% ओके, देन आपके हमारा काम शुरू होता है ट्रेनर्स का। बात समझ में आ गई? ये अच्छा पॉइंट है। ट्रेनिंग विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स हेल्थ इशू मे लीड टू मोर इंजरी, बिल्कुल सही बात है। जब हमें पता ही नहीं है उसका प्रॉब्लम का, जब उसको खुद को नहीं पता अपनी प्रॉब्लम का, तो आप कैसे डील करोगे उसके साथ?
कैसे प्लान करोगे, एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसे करोगे आप, नहीं पता आपको, क्योंकि आपके पास आया वो, उसने आपको बताया नहीं कि यार उसके तो बैक में इशू था, पर पिछले 1.5 महीने पहले ही सर्जरी हुई है कोई, आपको बताया नहीं उसने, उसने बोला सर माइनर सा कोई मेरे प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया बैक में। और आपने अगर उसे स्क्वाट्स करवाना शुरू कर दिया, डेडलिफ्ट करवाना शुरू कर दिया कुछ ही दिन में, वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज, इसलिए मैंने कल भी शायद आपको बताया है, शायद मेरे को याद है जहां तक, मैंने आपको बताया था कि आपकी होती है कुछ प्राइमरी एक्सरसाइजेस। अब मैंने ये भी साथ में वर्ड इसीलिए यूज किया था कि ये मत समझ लेना कि प्राइमरी एक्सरसाइज कंपलसरी होती, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज एज पर द क्लाइंट होती है। मेरे लिए स्क्वाट्स अच्छा हो सकता है, शायद किसी दूसरे के लिए स्क्वाट अच्छा ना हो, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मेरे लिए डेडलिफ्ट बहुत बेकार एक्सरसाइज हो मेरी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग, दूसरे के लिए वो मेन एक्सरसाइज हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। राइट, तो आपको कैसे पता लगेगा जब आपको उसके बॉडी के बारे में पता, उसके एनाटॉमी के बारे में पता है। तो ये याद रखना, किसका काम शुरू हुआ, फिजियो का, फिजियो डन, देन रिहैब डन, उसके बाद ट्रेनर्स का काम शुरू होता है। क्लियर, हमारा काम उसके बाद शुरू होता है। चलिए ठीक करके आता तो इसको एक्सरसाइज क्या देंगे, डिजाइन वगैरह अभी तो बताऊंगा ना क्या करेंगे, डिजाइन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सिलेक्शन में आएगा ना वो, जब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, प्राइमरी एक्सरसाइजेज, असिस्टिव एक्सरसाइज, एक्सेसरी एक्सरसाइजेज, वहां पे वो चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, चलो ये भी एक बेसिक बात थी, आगे बढ़ते हैं। रिहैबिलिटेशन का देखो, रिहैब मतलब क्या होता है, बाकी लोग बताओ किसी को अगर पता है तो। इंडिया में रिहैबिलिटेशन अभी तो चलो होना शुरू हो गया, बट पहले इसका उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं माना जाता था। हाँ, रिहैब का मतलब री लर्निंग कह सकते हो कुछ हद तक, स्टॉप टेकिंग ड्रग्स, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, रिहैबिलिटेशन उनकी भी होती है, बट वो किसी और सेंस में हम चले गए, अभी ट्रेनिंग के सेंस में हो गया रोज। वो किसी और सेंस में चले गए। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है ना, सिंपली अगर हम इसको रिलेट करें ट्रेनिंग से, तो हम ये कह सकते हैं यार, मान लो मुझे इंजरी हुई है ना, मेरे एसीएल टीयर हो गया, मेरे जॉइंट इशू हुआ, मेरे एसीएल टीयर हो गया, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट गया, अब मेरी सर्जरी हुई, ठीक है, सर्जरी के बाद फिजियो हुआ पेन मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद, राइट, उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने जो राइट वाला लेग है जिसमें इंजरी हुई है, इसको मैंने प्री फेज में लेके आना है, जैसे मैं पहले था ना, जैसे मैं इस इंजरी से पहले था स्ट्रॉन्ग, उसी फेज में वापस लेके आने का काम होता है रिहैबिलिटेशन का। मतलब ऑप्टिमल फंक्शनिंग के अंदर मेरा जो नी है वो आ जाए, क्योंकि सर्जरी के बाद भी, अगर सर्जरी हो गई है ना, उसके बाद भी आपका ऑप्टिमल फंक्शनिंग में नहीं आता है कुछ एरियाज, अगर आप प्रॉपरली रिहैबिलिटेट ना करो तो। आपको क्या लगता है कि मैंने सर्जरी कराया और काम खत्म, मैं सर्जरी कराऊंगा उसके बाद अगले महीने फिर से रनिंग करना शुरू कर दूंगा, सही तरीके से डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में काम नहीं करूंगा, फिर तोड़ दूंगा उसको, फिर एसीएल टीयर हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रिहैबिलिटेटर का काम क्या होता है कि भैया जो ये राइट वाला लेग इतना वीक हो चुका है, क्योंकि इंजरी हुई थी, उसके बाद सर्जरी हुई, उस समय से एक्टिविटी भी नहीं हुई है, साथ में उसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको पहले तो लेफ्ट वाले फुट के बराबर लेके आओ, उतना ही स्ट्रांग बना दो उसको, ताकि ऐसा ना हो कि लेफ्ट वाला हमेशा ज्यादा सपोर्टिव तरीके से काम कर रहा है और राइट वाला अगेन वीक होते जा रहा है टाइम के साथ साथ, या फिर उसको उतना ही स्ट्रांग लेके आ जाना जैसे वो पहले था, उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। ठीक है, अब ये रिहैबिलिटेशन बहुत तरह की होती है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है। ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन होती है, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन होती है, और भी काफी सारी रिहैबिलिटेशन है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिहैबिलिटेशन होती है, बहुत कुछ है इसके अंदर, बट मेन बात यही है कि आपको ऑप्टिमल फंक्शनिंग में लेके आना। ठीक है, इसमें डिजाइन होता है, इसमें पूरा एक रिहैब प्रोटोकॉल बनता है,
और उस हिसाब से फिर आपकी फंक्शनिंग होती है ना। आपके अलग अलग फेज होते हैं, प्री ऑपरेटिव फेज, पोस्ट ऑपरेटिव फेज, लर्निंग फेज, आपका एक्टिवेशनल एक्सरसाइजेस, तो पूरा एक फेजेस बनते हैं रिहैब के। ओके, चलो। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, बॉन्ड्स की हम बात कर रहे थे। हमारा वर्टिकल कॉलम हो चुका है। अब आते हैं हम एक्सियल स्केलेटन पे। एक्सियल स्केलेटन पे हमें बॉन्ड्स दिख रही है। सबसे पहले इसको बोलते हैं क्लेविकल बोन, ठीक है, जो ये दो कॉलर बोन है ना, ये वाली हड्डी, इसको बोलते हैं क्लेविकल, ठीक है। या पेंडिकुलर का पार्ट है। और इसी के बाद अगर पीछे पोस्टीरियर देख लें तो ये जो आपका ट्रायंगुलर सा बोन दिख रहा है ना, इसको बोल देते हैं स्कैपुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोन है ये वाला तो। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बस इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बताऊंगा आगे जब मसल वाला पार्ट करेंगे। स्कैपुला, क्लेविकल, और ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस, जो बाहर की तरफ को इसका स्पर टाइप निकला हुआ है ना, इसको बोल देते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस। तो इन तीनों को मिलके क्या बन जाता है आपका यहाँ पे, इसको मिल जाता है, इन तीनों को मिलके बन जाता है आपका ग्लेनोइड कैविटी। मतलब कि इन तीनों स्पेस को मिलके एक ऐसा स्पेस क्रिएट होता है, ऐसा एक कप टाइप शेप वहां पे क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी, ऐसे। और इस ग्लेनोइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस फिक्स हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस कैविटी में ह्यूमरस फिक्स हो गया, और ये जो बोन है इसको बोल देंगे हम ह्यूमरस, ठीक है। देन आता है हमारे दो बोन्स, अल्ना एंड रेडियस। अंदर वाला जो बोन है इसको बोल देंगे अल्ना, बाहर वाला जो बोन है आउटर साइड, इसको बोल देंगे रेडियस। दो बोन होती है हमारे यहाँ पे, ये अल्ना होगी अंदर वाली, बाहर वाली होगी रेडियस, ठीक है। इसके बाद आया हमारा रिस्ट। रिस्ट में हमारी काफी सारी बोन्स होती हैं, टोटल 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कार्पल बोन्स। क्या बोल देंगे इसको हम? कार्पल बोन्स। छोटी छोटी हड्डियां होती है रिस्ट में, उसको टोटल 8 होती हैं। इसके बाद ये तो चलो हो गई आपकी 8 बोन्स कार्पल। इसके आगे ये जो बोन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक जा रही है जो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोल देंगे मेटाकार्पल्स। क्या बोल देंगे इसको? मेटाकार्पल्स। एंड अल्टीमेटली आती है आपकी फेलेंजेस पे। फेलेंजेस कौन सी है? फिंगर बोन्स, फिंगर्स, इसको फेलेंजेस कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अपर बॉडी की बोन। इवन ये आपकी पेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स है जो अभी हमने समझी। अब आते हैं और लोअर बॉडी पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नॉमिनेट बोन भी कह देते हैं इसे, या पेल्विक बोन भी कह देते हैं। ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं इलियम। यहाँ पे आपके 3 पार्ट्स हैं। पेल्विक हम बोन 2 कंसिडर करते हैं, पार्ट्स इसके काफी ज्यादा होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इलियम, ठीक है, इलियम बोन। और उसके बाद आपका ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोल देते हैं हम ईस्टियम, और ये वाले पार्ट को हम बोल देते हैं प्यूबिल्स, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स को मिलने के बाद क्या क्रिएट होता है? एक कैविटी बनती है, जैसे ऊपर ग्लेनोइड कैविटी बनी थी ना, यहाँ पे बनती है एक और कैविटी, जिसे हम बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं इसको हम? एसिटाबुलम। ये देखो, अब जो ये एसिटाबुलम है, इसके अंदर फिक्स हो जाता है हेड ऑफ फीमर। ये क्या है? ये फीमर बोन है। क्या है ये? फीमर बोन। अब इस फीमर बोन का कनेक्शन, जो आर्टिकुलेशन होगा, वो किसके साथ होगा? एसिटाबुलम के साथ होगा, और ये भी क्या बन जाएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाएगा, ठीक है। चलो ये बन गया। उसके बाद आपका ये बोन है नी के ऊपर, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका पटेला, ठीक है, जो आपका नी कैप इसको कह देते हैं कई बार। इसके बाद नीचे आते हैं, तो अंदर वाली साइड, यहाँ पे भी 2 बोन्स है लोअर लेग में। अंदर वाली साइड की जो बोन है उसको बोल देते हैं हम टिबिया, और बाहर वाली जो बोन है उसको बोल देते हैं हम फिबुला, ठीक है। टिबिया एंड फिबुला। देन यहाँ पे हमारी बोन आई
एंकल बोन्स, जैसे ऊपर दो बोन्स थी, इसके बाद आई थी कार्पल बोन्स रिस्ट में, ऐसे ही नीचे एंकल पे कौन सी बोन्स आ जाएंगी, इसको बोल देते हैं हम टार्सल बोन्स। टार्सल बोन, जैसे ऊपर कार्पल थी, इसको टार्सल कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल एंकल पे होती है, सात, एक पैर में सात रहेंगी। उसके बाद टार्सल बोन के बाद, जैसे मान लो ये इसका टार्सल है, पूरी सात हो गई ऐसे करके। ठीक है, अब इस टार्सल बोन के पास आगे जो है, आगे तक जो जाती है, इसको बोलते हैं हम मेटाटार्सल। ठीक है, और मेटाटार्सल के बाद फिर अल्टीमेटली आ जाती हैं आपकी फेलेंजेस, तो आपके पाँव के फिंगर्स हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टार्सल, ये हो गई आपकी मेटाटार्सल, और ये हो गई आपकी फेलेंजेस। ये फेलेंजेस तो एक पाँव में 14 है, जैसे ऊपर हाथ में जो फिंगर बोन्स होती हैं 14 होती हैं एक हाथ में, छोटी छोटी जो हड्डियां हैं, ये फेलेंजेस हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो बोन्स हैं ये हमने समझ ली, और इसका जो टोटल नंबर है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 206 बोन्स होती हैं आपकी। अब इसमें ना अलग अलग टाइप्स है बोन्स की, आप देख के बता दोगे, बहुत अलग अलग तरह की टाइप्स की बोन्स है हमारी बॉडी में, देख के आपको पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये टॉप में जो आपकी बोन है ना, इसको हम बोल देते हैं स्कल। बोन टाइप्स की बात हम कर रहे हैं, टाइप्स। ठीक है, हमारी बहुत तरह की टाइप्स की बोन से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आपको देखने से पता लग जाएंगी कि आपकी कौन सी बोन है ये। ठीक है, अगर हम बात करें लॉन्ग बोन्स की, तो लॉन्ग बोन मतलब जो आपकी लंबी बोन्स है, जिसमें आपका एक हेड है, एक शाफ्ट वाला एरिया है, ठीक है, नेक है, वो आपकी लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे आपका ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, अल्ना, ये भी आपका लॉन्ग बोन है। उसके बाद आपका क्या है, रेडियस, ये भी आपकी लॉन्ग बोन है। ठीक है, एंड देन आपका ये भी लॉन्ग है, ह्यूमरस, आपका सॉरी ह्यूमरस नहीं, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सब लॉन्ग बोन्स है, देखने से भी पता लग रही है। ऐसे ही आपकी शॉर्ट बोन्स भी होती हैं, शॉर्ट बोन्स, छोटी हड्डियां, जैसे कि आपका कार्पल बोन्स, फिलेंजेस, शॉर्ट बोन्स हैं। ईयर बोन्स जितनी भी थी, इनके स्टेप्स एंड मॉलस, सब शॉर्ट बोन्स हैं, छोटी हड्डियां। उसके बाद आता है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन मतलब जो चपटी है, जैसे फोन की स्क्रीन है बिल्कुल, आपका एलईडी पैनल है फ्लैट, वैसा। ठीक है, अब ऐसे भी बोन होती है, जैसे स्कैपुला, स्कैपुला भी फ्लैट बोन है। ऐसे ही आपका स्टर्नम, ये भी फ्लैट बोन है। मतलब इनको फ्लैट बोन कहते हैं, चपटी बोन्स। ठीक है, इवन आपकी जो स्कल बोन है, ये भी फ्लैट, फ्लैट टाइप बोन्स। इसके बाद आता है आपका इर्रेगुलर बोन्स। ठीक है, एक सेकंड। क्या है इर्रेगुलर बोन्स, मतलब जिनकी शेप जो है ना वो इरेगुलर है, ऐसे। ठीक है, इसमें कौन सी आती है आपकी, इसमें आती है आपकी वर्टिबल कॉलम। ठीक है, इसकी शेप क्या है, वर्टिबल कॉलम की इरेगुलर शेप है। ठीक है, ऐसे उल्टे एस की तरह शेप है इसकी। और इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो वो भी इरेगुलर ही है, देखो स्टार्टिंग में जो ऐसी बोन्स होती हैं इसकी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग वाली जो सर्वाइकल वाली छोटी है, फिर देन thoracic थोड़ी बड़ी, देन लंबार उससे बड़ी, इस तरीके से ये रेगुलर शेप की होती है। और एक और टाइप की बोन होती है सेसमोइड, जो कि सबसे अलग है। ये कौन सी बोन होती है, हमारी जो नी कैप है ना बोन, जिसको पटेला कहते हैं, वो आपके सेसमोइड बोन होती है। सेसमोइड मतलब सबसे अलग, जो इन कैटेगरीज में नहीं फॉल करती है, उसको हम सेसमोइड बोन में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमने थोड़ा बोन्स का समझा, टाइप्स ऑफ बोन्स का। अब आते हैं बॉडी मूवमेंट्स।
अब आते हैं क्या, बॉडी मूवमेंट्स पे। बॉडी मूवमेंट्स में आता है फ्लेक्शन। ये समझेंगे हम कि बॉडी की मूवमेंट कैसी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फ्लेक्शन दिया हुआ है। मैंने बताया ना, एनाटॉमिकली आपको इन सारी बोन्स को और इन सारी जो फंक्शंस है मूवमेंट्स को समझना पड़ेगा। और याद रखना, जो बॉडी मूवमेंट होती है वो हमारी एग्जिस्ट कहाँ करती है, हमारे एरिया में होती है, हमारे जॉइंट पे होती है मूवमेंट। ठीक है, बोन सर आपका लिवर के तौर पे काम करता है। बोन एज अ लिवर काम करता है। और जो आपका जॉइंट होती हैं, जॉइंट एज अ फल्क्रम काम करती हैं। ठीक है, क्योंकि जॉइंट के वजह से ही मूवमेंट होती है। अगर जॉइंट ही ना होता तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, और मसल्स एज अ एफर्ट काम करती हैं। मसल्स क्या करती हैं, एज अ एफर्ट, मतलब मसल फोर्स प्रोडक्शन का काम करती हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आपकी मूवमेंट होती है। ठीक है, चलो पहले मूवमेंट समझ लेते हैं। अलग अलग इसकी टर्म्स है जो हम समझना जरूरी है। सबसे पहले लिखा हुआ फ्लेक्शन। फ्लेक्शन होता है जॉइंट एंगल डिक्रीज होना। जॉइंट एंगल डिक्रीज होना। अब याद रखना एक बात को, कि जितने भी हमारी मूवमेंट्स होगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपके उस एरिया पे होगी, वो जॉइंट वाले एरिया पे। ठीक है, आपके मसल पे नहीं होगा जो ये मूवमेंट है। मसल तो मूवमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, मसल एफर्ट का काम करता है वहां पे, है ना। अब मैंने क्या बोला, जॉइंट एंगल डिक्रीज होने को हम बोलते हैं फ्लेक्शन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने ये मूवमेंट किया, ये जॉइंट एंगल, ये एल्बो जॉइंट है, ये मेरा मूवमेंट हुआ। अब इसको एल्बो फ्लेक्शन कहेंगे या बाइसेप फ्लेक्शन कहेंगे, ये बताओ। बाइसेप मूवमेंट को एग्जीक्यूट करा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इसको बाइसेप फ्लेक्शन कहा जाएगा या एल्बो फ्लेक्शन कहा जाएगा। 100% राइट, इसको हम एल्बो फ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, मसल को यूज मत करना अभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है तो वो लिख देते हैं यार बाइसेप फ्लेक्शन, क्योंकि हमें लेमन टर्म्स में तो जिम के अंदर ऐसे ही सुनने को मिलता है, अपना बाइसेप फ्लेक्स करके दिखाओ, क्वाड्स फ्लेक्स करके दिखाओ, तो हमें सुनने में काफी टाइम ऐसे ही मिलता है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि शायद मसल के अंदर ही बॉडी मूवमेंट को हम कंसिडर कर लेते हैं, बट बॉडी मूवमेंट किसकी किसकी वजह से हो रही है, किसकी वजह से एग्जिस्ट करती है, वो उस जॉइंट, उस एरिया की वजह से। मसल तो एफर्ट का काम कर रहा है। हाँ, ये पूछा जाता है कि इस एल्बो फ्लेक्शन के अंदर मेन मसल ग्रुप कौन सा है, तो आप बोलते हैं बाइसेप्स। राइट, ये क्लियर करना है, ये याद रखना है आपने। चलो, आपका समझ में आ गया फ्लेक्शन क्या है, जॉइंट एंगल डिक्रीज होना। ओके, एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन है जॉइंट एंगल इंक्रीज होना। उसका उल्टा, उसमें डिक्रीज था, इसमें इंक्रीज है। इसमें जॉइंट एंगल जितना बढ़ेगा वो क्या है, आपका एक्सटेंशन है। अब ये एल्बो फ्लेक्शन था अगर, तो ये एल्बो एक्सटेंशन हो गया। एल्बो फ्लेक्शन और ये एल्बो एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हो गई, याद रखना है इनको। अब कोई भी मूवमेंट हम समझेंगे तो ये कोई बात याद रखना है आपका, जॉइंट एंगल वाला। उसके बाद आता है एबडक्शन। एबडक्शन होता है गोइंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। गोइंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। बॉडी के मिड लाइन से दूर जाना, ये मिड लाइन है मेरा। ठीक है, अब मिड लाइन से अवे जाना, क्या हुआ, एबडक्शन हुआ। ठीक है, क्या होगा वो, एबडक्शन। और इसी का जस्ट उल्टा जो होगा, इसी का जस्ट उल्टा होगा, कमिंग क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मतलब ये मेरा मिड लाइन मान लो, अब इस मिड लाइन से पास में आना हो जाएगा एडक्शन, दूर जाना हो जाएगा एबडक्शन। क्लियर। एबडक्शन एडक्शन याद रखना, इसको हम बोलते हैं शोल्डर एबडक्शन, शोल्डर एडक्शन। अब ये याद रखना कि आपकी पूरी बॉडी अगर बाहर की तरफ को जा रही है वो एबडक्शन एडक्शन नहीं है, ये बात भी याद रखना।
अगर आपकी पूरी बॉडी बाहर को जा रही है वो एबडक्शन एडक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें आपका मिड लाइन भी दूर जा रहा है, मिड लाइन सेम जगह पे है और हाथ बाहर जा रहे हैं, वो एबडक्शन। क्लियर। उसके बाद आता है आपका प्रोनेशन। प्रोनेशन क्या होता है? ये आपका सुपिनेशन है, सुपाइन है, जब आपका पाम है वो फेस कर रहा है ऊपर की तरफ को, और ये आपका प्रोनेशन, ये आपका पाम डाउनवर्ड फेस कर रहा है, इसको हम बोल देंगे प्रोनेशन। ठीक है, इसी बात को हम लाइंग पोजीशन में भी समझ सकते हैं। कैसे? प्रोन लाइंग पोजीशन और सुपाइन लाइंग पोजीशन, सुपाइन लाइंग पोजीशन। ठीक है, प्रोन लाइंग पोजीशन का कोई एक एग्जांपल दो, कोई भी एक्सरसाइज का, जल्दी से। बताओ बताओ जल्दी बताओ। प्रोन लाइन पोजीशन समझ में आ गया? कोई भी एग्जांपल दो ना एक, दे दिया। लैट डाउन, लाइन लेग्स, एब्स, हैमर्स। यार लाइन पोजीशन में लो, जब हम लेट कर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेट कर। अच्छा ये बताओ, हाँ एब्स किसी ने बताया, एब्स, हाँ बेंच प्रेस किस में होगा बताओ? बेंच प्रेस प्रोन में कैसे हो सकता है? बेंच प्रेस तो आपका सुपाइन में होगा। हाँ, लाइंग हैम्स कर्ल हो सकता है, हैम्स प्रोन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पुशअप्स किस में आएगा? पुशअप्स वो भी प्रोन में ही आएगा। सुपाइन में क्या आ जाएगा? एब्डोमिनल एक्सरसाइज आ जाएंगी सुपाइन में, राइट। तो इस तरीके से लाइंग पोजीशन भी होता है। और अगर साइड में आ जाए, ऐसे साइड की तरफ को भी लेटते हैं ना, तो बोल देते हैं साइड लाइंग पोजीशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हमारे हाथ में ऐसा हो, मतलब अब इसको ग्रिप से भी समझ सकते हैं ऑब्वियसली, ये प्रोनेटेड ग्रिप हो जाएगा, जिसको ओवरहैंड ग्रिप भी कहते हैं। ये हमारा अंडरहैंड ग्रिप हो जाएगा। ठीक है, ये अंडरहैंड हो गया, ये ओवरहैंड हो गया। ठीक है, या फिर ये प्रोनेटेड हो गया, ये सुपिनेटेड हो गया। ठीक है। चलो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यार मैं पुलअप्स और चिनअप्स में, पुलअप्स में बेसिकली कौन सा ग्रिप होता है आपका? सुपिनेटेड वाला होता है या प्रोनेटेड वाला होता है? फिर क्या आंसर दोगे? अच्छा, प्रोनेटेड मतलब पुलअप ऐसे होती है, सही है, बिल्कुल सही है। सुपिनेटेड ऐसे होती है और उसमें हम चिनअप्स करते हैं, चिनअप्स। ठीक है। ठीक है, प्रोनेटेड एंड सुपिनेटेड हमने कर लिया। अब जो है हम आते हैं प्लांटर फ्लेक्शन पे। प्लांटर फ्लेक्शन एंड जो डॉर्सी फ्लेक्शन होती है ना, ये दोनों आपकी एंकल मूवमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं ये आपकी? एंकल मूवमेंट्स होती हैं। बोथ हो सकते हैं, क्या क्या बोथ हो सकते हैं? तो देखो पहले ये समझ लो एंकल की मूवमेंट। अगर आपका टो, मान लो ये आपका टो है और ये आपका हील है, तो टो आपका जमीन पर है और हील आपका हाइट पे है, हील आपका उठा हुआ है मतलब। या फिर सिंपली कह दो कि आपके जॉइंट एंगल जो है ना, वो काफी ज्यादा इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है। जॉइंट एंगल इंक्रीजेस। अब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं पता है? इसको हम बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन।
ठीक है, जैसे काफ रेज जैसा मूवमेंट होता है ना, जो काफ रेज वाला मूवमेंट, उसको प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। ओके। अब इसी का उल्टा मूवमेंट जो होता है, मान लो ये फ्लोर है और आपका हील इस तरीके से जमीन पे और आपका पैर ऐसे उठा हुआ है, और जॉइंट एंगल हो गया डिक्रीज, मतलब आपका जो टो है वो आपके जो फिबुला एंड टिबिया है उसके पास चला गया। इसको बोल देते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। क्या बोल देंगे इसको? डॉर्सी फ्लेक्शन। ओके। ये मूवमेंट हो गई आपकी एंकल की। इसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कौन सा मूवमेंट है? जब आप बेंच पे हॉरिजॉन्टली लाई डाउन हो और आप क्या कर रहे हो, आप ये मूवमेंट कर रहे हो, यहाँ गए आप, मान लो आप बिल्कुल लेट रखे हो ऐसे, ठीक है, और आप कर रहे हो क्लोज टू द बॉडी। ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन मतलब जब आप लेट के एक्सरसाइज कर रहे हो लाइंग पोजीशन में, आपका बैक जो है जमीन पे लगा हुआ है या आपके बेंच पे लगा हुआ है, ठीक है, बैक जमीन पे लगा हुआ है या बेंच पे लगा हुआ है, और आपका जॉइंट एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये आपका जॉइंट एंगल क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। जॉइंट एंगल डिक्रीज होगा तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि लेटे हुए हैं, और फ्लेक्शन का मतलब होता है जॉइंट एंगल डिक्रीज होना। हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन गोइंग अवे, मतलब एक्सटेंशन आपका जॉइंट एंगल इंक्रीज होना। पैक फ्लाई में भी हो सकता है, पैक फ्लाई में भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सब आपकी क्या हो गई? ये सब आपकी मूवमेंट्स हो गई। इसके अलावा भी काफी मूवमेंट होती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जैसे शोल्डर एलिवेशन है, इसको बोलते हैं शोल्डर एलिवेशन। ठीक है, जो श्रग्स वाला मूवमेंट है उसे बोलते हैं शोल्डर एलिवेशन। नीचे जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। एलिवेशन, डिप्रेशन। ठीक है। चलो अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आपको कुछ मैं कंडीशंस रख रहा हूँ इन क्वेश्चंस के अंदर। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको स्टैटिक मूवमेंट को समझना है। ठीक है। और सेकंड आपको ये देखना है, आपको ये मेजर मूवमेंट मुझे बतानी है, सबसे बड़ी मूवमेंट जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है वो मुझे बतानी है। थर्ड बात आपको याद रखना है कि आपको उस जगह को, उस प्लेस को बताना है, ना कि मसल को। और आपने मुझे एक्सरसाइज नहीं बतानी है। काफी सारे मैं कुछ मूवमेंट बताऊंगा, आप बोलोगे सर ये तो ये वाली एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं बताना है। ठीक है जी। ये तीन बातों का ख्याल रखना है आपने जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है। और आप चैट बॉक्स में बताते रहना, ठीक है, जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैं जो मेरी मूवमेंट है मैं आपको करके दिखाता हूँ, मेरी वीडियो आप देखना। मैंने मूवमेंट किया ये ऐसे, साइड से भी देख सकते हो, सैजिटल व्यू हो गया, ये हो गया आपका फ्रंटल व्यू। ये मूवमेंट की भी है मैंने। पहले तो ये बताओ इसमें सबसे मेन एरिया कौन सा है जहाँ पे मूवमेंट हो रही है? ये बताओ पहले। चलो आपने बताया शोल्डर। हाँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी, चलो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं बोलोगे यार, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और भी है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका हिप जॉइंट भी है, तो शोल्डर बोल दो सिंपली। ठीक है, तो आपने बताया क्या? शोल्डर। अरे फिर मसल्स बताने लगे, मसल्स मत बताओ, वो फ्रंट डेल्ट। अरे फ्रंट डेल्ट मसल्स तो पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं, मूवमेंट पूछ रहा हूँ आपसे। मूवमेंट हो कौन सी रही है जो अभी इतनी सारी डिस्कस करी, इनमें से कौन सी मूवमेंट है? आपने सब पहले बता दिया शोल्डर का मेजर मूवमेंट है ये। अब शोल्डर में हो क्या रहा है? फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, प्रोनेशन है, सुपिनेशन, क्या है? वो मूवमेंट पूछा है। अच्छा, एबडक्शन तो नहीं हो सकता, एक्सटेंशन भी नहीं है। हाँ, सैमसंग ने फ्लेक्शन बोला हुआ है, शौर्या ने भी फ्लेक्शन बोल दिया, वो बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? शोल्डर का फ्लेक्शन है। ठीक है, वेरी गुड। फ्लेक्शन देखो कैसे, जब भी आप कंफ्यूज होते हो तो आपको एक पिक्चर बना लेनी है ऐसे,
मान लो ये एक क्लाइंट है, ठीक है, अब ये इधर को फेस कर रहा है, ऐसा एज्यूम करना, और इसके हाथ सीधे आगे हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक जॉइंट एंगल बनाओगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये जॉइंट एंगल डिक्रीज नहीं हुआ, 90 डिग्री पे आ गया। अगर हाथ इसके सीधे होते तो ये आपका कुछ इस तरीके से जाता ना, ये आपका एंगल जो है वो इस तरीके से बनता, बिल्कुल सीधा 180, ठीक है, पूरा ऐसे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने हाथ ऐसे किए हैं। इट मीन्स कि आपका जॉइंट एंगल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज? ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ है, 180 से 90 पे आ गया, डिक्रीज हुआ है आपका जॉइंट एंगल। तो ये क्या हो गया, शोल्डर का फ्लेक्शन हो गया। समझ गए? अच्छा, अगर मैंने ये किया इसका उल्टा, ये मैं ऐसे बैठा था, मैंने ये कर लिया, ये मूवमेंट किया हुआ है मैंने। अब बताओ, शोल्डर का ही बताना है आपको, शोल्डर का ही पूछ रहा हूं आपसे। राइट, आपका ये हो जाएगा शोल्डर का एक्सटेंशन। अगर इससे ही पीछे चला गया, ये हो गया हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है, बियॉन्ड एक्सटेंशन, ठीक है, 180 डिग्री से भी ऊपर, 180 से ऊपर जितना निकल जाएगा वो हाइपर एक्सटेंडेड है। ये आपका एक्सटेंशन हो गया, यहां से जितना ऊपर जाता रहेगा ये हाइपर 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 एक्सटेंशन, ठीक है, तो ये हाइपर एक्सटेंशन हो गया। क्लियर? बियॉन्ड एक्सटेंशन क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन। चलो, आपने ये बता दिया, आगे चलते हैं। अब आप मान लो कर रहे हो क्रंचेस, ठीक है, ये मूवमेंट कर रहे हो आप। चलो ये भी छोड़ो, इसी का ही बता दो, चलो क्लियर हो जाएगा इससे आपको। एबडक्शन क्यों नहीं है भाई, एबडक्शन होता है गोइंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर जाना। ये मिड लाइन से दूर थोड़ी गया हूं, ये तो आगे है, देखो, ये तो आगे है। यहां जाता तो ये एबडक्शन होता, देखो। अब क्या हो ना, ये मेरा मिड लाइन है, और मिड लाइन से मैं दूर चला गया, ये एबडक्शन है। ये पास आता तो एडक्शन होता है, ऐसा थोड़ी हुआ है मूवमेंट, मूवमेंट तो ये हुआ है, ठीक है। अब आप कर रहे हो क्रंचेस, ये मूवमेंट। पहले बताओ यहाँ पे मेन एरिया कौन सा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है? एब्स तो, एब्स कोई आपका एरिया होता ही नहीं है यार, एब्स तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। अगर बोलना भी था आपको तो रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं, आप मसल का ही नाम लेना था, तो मसल पर मैंने बोला कि नहीं लेना है नाम, आपको बताना है वो एरिया का। ना ना ना, हिप कहाँ चले गए आप? ना, ओहो, ना, सरकमडक्शन तो हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है मसल, जब मूवमेंट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना वहाँ पे। नहीं, आपको ट्राई नहीं। देखो, ये जो पूरा मूवमेंट है ना, ध्यान रखना है कहाँ पे होता है ये, स्पाइन, राइट। क्या बोलेंगे इसको, स्पाइनल मूवमेंट। स्पाइन में मूवमेंट हो रहा है। अब ये बताओ हो क्या मूवमेंट रहा है, ये तो आपको पता लग गया कौन से एरिया में हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, बताओ। नहीं, एबडक्शन कहाँ से हो रहा है, एबडक्शन तो होता है गोइंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन। राइट, फ्लेक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, जॉइंट एंगल डिक्रीज नहीं हो रहा क्या? ये देखो, ये साइड से देखो, ये कर रहे हो आप, ये जॉइंट एंगल डिक्रीज नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। वो भी कहाँ का, स्पाइन का, स्पाइनल फ्लेक्शन, ठीक है।
अच्छा अगर इसका उल्टा होता, चलो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आपको ये बात याद रखनी है कि आपका मेजर मूवमेंट आपको देखना है, ठीक है, जिस चीज के लिए हम वो मूवमेंट कर रहे हैं। आप कर रहे हैं डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सारी मूवमेंट एग्जिस्ट करती हैं। बट डेडलिफ्ट को एग्जैक्टली आप किस मूवमेंट को करने के लिए कर रहे हैं? कौन सा प्राइमरी मूवमेंट है जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो डेडलिफ्ट एक्सरसाइज में? बताओ मुझे। एक्सटेंशन किसी ने बोला है, पर कहाँ का एक्सटेंशन करना चाहते हो ये भी तो बताओ ना। एक्सटेंशन तो डेडलिफ्ट में आपके नी का भी हो रहा है, आपके हिप का भी एक्सटेंशन हो रहा है। पर मुझे बताओ कहाँ। राइट, आपके स्पाइनल एक्सटेंशन के लिए। वेरी गुड। ठीक है ना, स्पाइनल एक्सटेंशन। अभी आपने सही आंसर दिया। क्यों आपने आंसर दिया? क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप फॉल्ट ढूंढने लग जाओगे। कोई कोई इसमें बोलेगा कि सर ये तो ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे तो नी में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, कैसे हम डेडलिफ्ट में स्पाइनल एक्सटेंशन को प्राइमरी कंसिडर कर रहे हैं? देखो, आपको प्राइमरी कंसिडरेशन लेके चलना है, इसमें कॉमन सेंस लगाना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेगा आपको कि भाई आप बाइसेप, मान लो आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो, बाइसेप कर्ल्स, ठीक है। अब बाइसेप कर्ल्स में पूछ लेगा मूवमेंट। तो टेक्निकली आप बाइसेप जब फ्लेक्स करोगे तो आपका मूवमेंट हो रहा है कौन सा? बाइसेप कर्ल। जब आपको एक्सरसाइज बताइए तो आप एल्बो फ्लेक्शन बताओगे या एल्बो एक्सटेंशन बताओगे? क्योंकि टेक्निकली बाइसेप फ्लेक्शन जब आप कर रहे हो, बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसे नीचे भी तो जाना ही पड़ेगा। तो एल्बो भी, ट्राइसेप भी तो इन्वॉल्व हो ही रहा है। तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन भी तो कह सकते थे ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो आर्म सीधा भी होगा। क्यों आपने एल्बो फ्लेक्शन ही कहा? क्योंकि आप प्राइमरी एग्जीक्यूशन को देख के चलते हो यहाँ पे। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? इसीलिए वहां पे आपको कॉमन सेंस लगानी है अगर ऐसा क्वेश्चन कोई बनता है तो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको प्रीचर कर्ल पूछा, ठीक है। अब आपसे पूछा प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज। मैं कर रहा हूं ऐसे प्रीचर, ठीक है। प्रीचर कर्ल कर रहा हूं। प्रीचर कर्ल में आपसे पूछ लिया कि यार ये बता दो कि प्रीचर कर्ल में शोल्डर किस पोजीशन पे है, शोल्डर कौन से पोजीशन पे है। अब मूवमेंट आप ध्यान रखना, प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज बाइसेप की है मेनली। बट आपसे ये पूछा हुआ है कि प्रीचर कर्ल में कौन सा मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, शोल्डर का। अब वहां पे लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन में आपको क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना कि प्रीचर कर्ल में शोल्डर का कौन सा मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है शोल्डर का फ्लेक्शन हो रहा है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है शोल्डर का एक्सटेंशन हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पे चूज करोगे, जल्दी से बताओ। अच्छा, नन कौन बोल रहा है? नन कैसे बोल सकते हो यार? प्रीचर कर्ल में शोल्डर देखो ना, अब शोल्डर तो फ्लेक्स पोजीशन पे है ना। नहीं समझे? शोल्डर तो फ्लेक्स कंडीशन में है। जब आपके एल्बो मतलब हाथ आगे की तरफ को आगे, शोल्डर फ्लेक्स है। अच्छा अगर आपसे पूछ लूं मैं कि हम कर रहे हैं इंक्लाइन कर्ल्स, ठीक है, मैं ऐसे लेट करते हैं ना इंक्लाइन बेंच पे, है ना। इस बेंच, इंक्लाइन बेंच पे मैं एल्बो कर्ल्स कर रहा हूँ, ये मूवमेंट इंक्लाइन कर्ल्स बोल देते हैं इसे। अब इस इंक्लाइन कर्ल के अंदर मेरे शोल्डर किस पोजीशन पे है? अब मूवमेंट देखो, एक्सरसाइज बाइसेप्स की है वो, बट पूछ शोल्डर ना हूं मैं आपसे। गुड। आप वहां पे शोल्डर की एक्सटेंशन पे बाइसेप को कर्ल कर रहे हैं, सॉरी एल्बो को कर्ल कर रहे हैं, राइट। बात समझ में आ गई?
गुड। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अब ये क्वेश्चन के अंदर ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये मूवमेंट, ये क्या हो रहा है? एबडक्शन नहीं है ये। एबडक्शन मेरे को पता था ये आंसर आएगा पक्का, बट ये एबडक्शन नहीं है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसको। बट ये है फ्लेक्शन ही। और इसका सही आंसर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लेक्शन तो ये भी है, ये भी फ्लेक्स हो रहा है आपका नेक। तो इसको हम बोलते हैं लैटरल फ्लेक्शन। याद रखना, क्या बोलेंगे इसको? लैटरल फ्लेक्शन। नेक लैटरल फ्लेक्शन बोल दो, या सर्वाइकल लैटरल फ्लेक्शन, दोनों बात सेम। ठीक है। लैटरल फ्लेक्शन मतलब बाहर की तरफ को फ्लेक्स कर रहा है। देखो जॉइंट एंगल तो डिक्रीज हो रहा है ना, अभी 90 डिग्री बना हुआ है, अब ये करेंगे हम तो कम हो गया। तो फ्लेक्शन तो है ये, बट लैटरल साइड है, बाहर की तरफ को है। ऐसा ही अगर मैं ये करता हूँ साइड बेंड्स वगैरह जो मूवमेंट होती है, ऐसे भी तो होती है ना मूवमेंट। ये वाली जो मूवमेंट कर रहा हूँ इसके अंदर क्या होगा? बताओ। हम्म। क्या बोलेंगे इसको? लैटरल फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन। क्या बोलेंगे? लैटरल फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन। बाहर की तरफ कर रहा हूँ ना फ्लेक्स, जॉइंट एंगल तो डिक्रीज हो रहा है, तो उसको लैटरल फ्लेक्शन कह देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन करूं आपसे, आपकी मूवमेंट कुछ इस तरह की है, देखो आपने मूवमेंट किया हुआ है, ये आपका ये पाँव है, ये पाँव सीधा है, और यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपकी हिप मूवमेंट क्या है। ये पाँव बिल्कुल सीधे की तरफ को है, ठीक है, आगे की तरफ को। ठीक है, आगे है पाँव, ऐसे घुटना बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आगे की तरफ को आ जा रहा है। तो ये कौन सी मूवमेंट है हिप की? अच्छे से याद रखने के लिए सिर्फ आपको यही जो मैंने पहले टर्म्स लिखी थी ना, वो अगर आप याद कर लो ना, आपको सब कुछ याद है। अब जॉइंट एंगल डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन है, जॉइंट एंगल इंक्रीज हो रहा था एक्सटेंशन है, बाहर अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है एबडक्शन है, बस वही तो है। सिर्फ आपको वहां पे ऐसे खुद से ड्रॉ करके देख लेना स्टिक डायग्राम में। अब जैसे मैंने बताया कि जब यहाँ पे आपका पाँव आगे की तरफ को उठ गया, है ना, तो आपने क्या करा? आपने सिंपली क्या बना दिया, आपने एक इमेजिनरी लाइन बना दी ऐसे, और आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ, जॉइंट एंगल डिक्रीज हो गया, देखो। है ना, तो क्या हुआ, ये आपका हिप का फ्लेक्शन हो गया। बात समझ गए? चलो ये हिप फ्लेक्शन हो गया तो ठीक है, क्योंकि जॉइंट एंगल डिक्रीज हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं यार स्क्वाट्स में क्या होता है फिर, मैं कर रहा हूँ स्क्वाट्स। अब स्क्वाट्स में क्या होता है, हिप का पूछ रहा हूँ, ये भी याद रखना, क्योंकि स्क्वाट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ हिप में कौन सा मूवमेंट हो रहा है, क्या बोलोगे? एक बार और देख लो, लगा लो हिसाब थोड़ा सा और, थोड़ा सा हिसाब लगा लोगे तो सही हो जाएगा। एक्सटेंशन वाले सारे गलत हैं। राइट, फ्लेक्शन सही है। ठीक है, कौन सा है ये, हिप फ्लेक्शन है। चलो फिर से देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना के। ये है, कुछ इस तरीके से स्क्वाट हो रही है ना। ठीक है। अब ये देखो आपका जॉइंट एंगल डिक्रीज नहीं हुआ, मैंने अभी तो बताया था आपका ये जॉइंट एंगल डिक्रीज हो रहा है। उस समय हम पैर को उठा रहे थे, इस समय पे भी तो यही सेम कंडीशन है, आपका फ्लेक्स हो रहा है ना ये, जॉइंट एंगल डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हो गया, हिप का फ्लेक्शन हो गया। राइट। क्लियर हो गया ना, जॉइंट एंगल डिक्रीज। अच्छा मान लो हम डोंकी किक एक्सरसाइज करते हैं, देखा है ना सबने डोंकी किकिंग, उसमें क्या होगा फिर? या फिर अगर नहीं पता उस एक्सरसाइज को तो मैं ये बता देता हूँ, आपका ये पाँव है, और आपका एक पाँव ऐसे पीछे गया हुआ है। आपने बताना है ये हिप में कौन सा मूवमेंट है।
राइट, ये हो जाएगा हिप का एक्सटेंशन। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? राइट, एक्सटेंशन हो जाएगा। जितना ज्यादा पीछे बियॉन्ड जाता रहेगा वो हाइपर एक्सटेंशन है। क्लियर होगी बात? अब इसके अंदर ही देखो, और भी बता दूं आपको कुछ मूवमेंट्स। एक रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं, रोटेशनल मूवमेंट। जैसे कि ये है, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मूवमेंट। ये रोटेशन है। बहुत सारे लोग इसको एबडक्शन एडक्शन के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये क्या है आपके? रोटेशन। क्योंकि रोटेशन मूवमेंट जो होती है वो 180 डिग्री में होती है। ठीक है, एक एक्सिस के 180 डिग्री पे मूवमेंट होती है कुछ इस तरीके से, है ना? इतने पे ये 180 डिग्री पे, उसको बोलते हैं रोटेशन। यहाँ से यहाँ हो जाएगी लैटरल रोटेशन बाहर की तरफ को, यहाँ से यहाँ हो जाएगी मीडियल रोटेशन। ठीक है, रोटेशन मूवमेंट। और ये क्या होगा फिर? ये मूवमेंट, अब ये पहले ये बताओ कि ये मूवमेंट एल्बो जॉइंट पे हो रहा है या ये मूवमेंट हो रहा है शोल्डर की वजह से हो रहा है? राइट, ये क्या हो रहा है? शोल्डर का मूवमेंट। ठीक है, शोल्डर का मूवमेंट है। ठीक है, अब ये बताओ है क्या ये? रोटेशन है या क्या है? गुड, रोटेशन है। क्योंकि एक तो ये रोटेशन को कैसे पहचानना है? रोटेशन होता है 180 डिग्री पे। ठीक है, फुल नहीं होता, 360 पे नहीं होता रोटेशन, 180 डिग्री पे होगा। और दूसरा, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से समझना, रोटेशन और शोल्डर कैसी होती है। शोल्डर मैंने बताया था कैसा होता है, ग्लेनोइड कैविटी और उसमें ह्यूमरस ऐसे फिक्स है ना? कैविटी में ह्यूमरस ऐसे फिक्स है। अब अगर ह्यूमरस ऐसे आगे की तरफ को अंदर चला जाएगा, जैसे कि अभी ये कर रहा हूं मैं, देखो तो इस मूवमेंट में हो क्या रहा है? इस मूवमेंट में ये देखो, मतलब कैविटी वही है और आपका ह्यूमरस ऐसे घूम रहा है अंदर की तरफ। उसे क्या बोलेंगे? अंदर की तरफ घूमने को ऐसे, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल रोटेशन। ठीक है, या इसको मीडियल रोटेशन भी कह देते हैं, बात एक ही हो जाती है। ठीक है, अब इसका उल्टा होगा, अगर ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये? अब इसमें क्या है, कैविटी ऐसी और ह्यूमरस ऐसे घूम रहा है बाहर को, बाहर की तरफ को, तो क्या हो गया? एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है जी। अब चाहे आप ऐसे भी कर लो ना, ये देखो ये भी एक्सटर्नल रोटेशन है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो, रोटेशन मूवमेंट ऐसे भी एग्जिस्ट करती है। देखो ये भी एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। ऐसे भी हो जाएगा ये एक्सटर्नल रोटेशन। बात समझ में आ गई? तो रोटेशन मूवमेंट यहाँ एग्जिस्ट करती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर एल्बो ही साथ में, अगर आपको एल्बो दिख रहा है मूव करता हुआ तो ही रोटेशन बोलोगे आप। एल्बो नहीं भी दिख रहा है तो भी अगर ऐसे कर दोगे तो ये एक्सटर्नल रोटेशन है, ऐसे कर दोगे तो ये इंटरनल रोटेशन है। बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप आपके स्क्रीन पे है। आप बेंच प्रेस करते हो, ठीक है? आप बेंच प्रेस करते हो। बेंच प्रेस में मुझे ये बताओ, आपका शोल्डर किस पोजीशन पे होता है? स्लाइट इंटरनल रोटेशन और स्लाइट एक्सटर्नल रोटेशन? बताओ। ये बता दिया तो मतलब आपको समझ में आ गया। बेंच प्रेस ऐसे करते हैं ये, शोल्डर प्रेस ऐसे करते हैं। तो इसमें है हमारा ये, वेरी गुड, इंटरनल रोटेशन। एक्सटर्नल कौन बोल रहा है? एक्सटर्नल कहाँ पे? ये है ना? नहीं देखिए देखो, ये है यार, कैसे बातें कर रहे हो? इंटरनल नहीं हुआ ये, अभी तो बताया मैंने, ये स्लाइट इंटरनल रोटेशन है। ठीक है, मतलब जो बेंच प्रेस एक्सरसाइज है उसमें भी हमारा इंटरनल रोटेशन होता है। अच्छा, अगर मैं बोल दूं प्रेसेस या बिहाइंड द नेक प्रेसेस, वो उसमें क्या होगा? एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है। अच्छा, रोप पुश डाउन देखिए हम किसी ने? रोप पुश डाउन रोप के साथ हम करते हैं।
देखा तो सबने ही। बट मैं अगर आपको बोल दूं कि रोप पुश डाउन एक्सरसाइज में भी ये प्रॉब्लम आता है, और इसको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम माना गया है रोप पुश डाउन, उसमें भी हम क्या करते हैं, इंटरनल रोटेशन करते हैं। नोटिस किया आपने ये चीज? बहुत सारे लोग करते हैं इंटरनल रोटेशन। नीचे गए और यहां जाके ये कर दिया, ये देखो ये क्या हो रहा है, इंटरनल रोटेशन। और ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं कंसिडर करते हम। क्योंकि बोथ आर्म से करना है हमने, दोनों हाथों से करना है, और हमारी रोप जो है वो सिंगल ही है, मतलब रोप इस तरीके से आ रही है ना। तो जो आपको रोप को बाहर को करना है, फुल एक्सटेंशन अचीव करना है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, ये मूवमेंट करना पड़ेगा फुल एक्सटेंशन ऑफ आर्म के लिए, जिसकी वजह से आपका इंटरनल रोटेशन कॉज होता है। राइट, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट आपको आपके शोल्डर्स की बहुत ज्यादा होती है, इंटरनल रोटेशन काफी होता है। ठीक है, इसलिए उसको इनइफेक्टिव एक्सरसाइज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे इस पे जब हम मसल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने ही करते हैं। आज बस, ठीक है।